Good evening, good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें, शुरू करें फिर। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स जिसका पेपर कल हो गया है, तो पेपर 1 नॉन टेक का जो एरिया था उसके बारे में डिटेल डिस्कशन सेशन है हमारा, जिसमें से मैथमेटिक्स और एप्टी का पार्ट सत्यप्रकाश यादव सर ने कल डिस्कस कर दिया था, मैथ्स एप्टी का पार्ट। बाकी पोर्शन जो हमें आज डिस्कस करने हैं और एक एक क्वेश्चन पे डिटेल में बात करेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन आया है तो उसका सही आंसर क्या होगा, सोर्स क्या है, आरोहण पे क्या हमने कराया और क्या नहीं कराया, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए था। तो सारी बात एक एक क्वेश्चन को चेक करते चलेंगे, कौन से क्वेश्चन बच्चों से हो सकते थे और कौन से नहीं होने चाहिए थे, किन क्वेश्चंस को टच भी नहीं करना चाहिए था। तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन रहेगा, इसीलिए मैंने कल की बजाय आज इस सेशन को रखा, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है, सारे क्वेश्चन सारे सोर्सेस और सोर्स भी जो हो वो एविडेंट होने चाहिए। कई बार आप देखते हैं इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट आंसर मिसमैच करते हैं, हर बार आप देखेंगे यूपीएससी की भी आंसर की से कई बार आंसर लोगों के मिसमैच करते हैं, तो 10-10 क्वेश्चन का गैप आ जाता है। तो टाइम लेकर इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोई ओलंपिक का मैच नहीं है कि बहुत जल्दी कोई मची है, गलत ना दिया जाए, टाइम जरूर लगे पर गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। तो 8 से 10 क्वेश्चन हर बार आप देखेंगे, इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट का भी वेरिएशन आता है, यूपीएससी से भी वेरी करता है। एक दो क्वेश्चन समझ में आता है कि गलती कोई भी कर सकता है, पर 10-10 क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके डिस्कशन शुरू करेंगे। लाइव में जो बच्चे कनेक्ट हैं वो अपनी जो भी कंसर्न है लाइव में पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे जब सेशन जाएगा तो वो लोग यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल नॉन टेक को लेकर जितना डिस्कशन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर कनेक्ट कर गए सब लोग? ऑडियो वीडियो सभी को ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ईएस का जो नेक्स्ट बैच होगा वो कल से स्टार्ट होगा, उसका डिटेल्ड ओरिएंटेशन सेशन वो हम कल करेंगे। ईएससी 2026 के लिए नया बैच कल से स्टार्ट होगा, तो डिटेल डिस्कशन उसका कल शाम में होगा। अभी फिलहाल ये वाला पेपर हम कंप्लीट करते हैं। देखो, ये मैंने कल भी बताया था एनालिसिस में, ओवरव्यू बता देता हूं फिर से, कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए हैं। जो मैं आप लोगों को हमेशा स्टार्टिंग क्लास में बोलता हूं, स्टार्टिंग क्लास में ओरिएंटेशन में हमेशा मैं बोलता हूं, देखो ये एरिया से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले करना, इनको बाद में रखना। मैथ्स एप्टी सबसे ऊपर रखा हुआ है हर बार, उसके बाद आपको एनवायरमेंट एथिक्स बोलता हूं, ये कर सकते हैं। ईसी इलेक्ट्रिकल वालों को मैं आईसीटी बोलता हूं, मैकेनिकल सिविल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहता हूं 5वें नंबर पे। जीके करंट अफेयर को लास्ट में रखते हैं, ड्राइंग और जीके करंट अफेयर को हम बाद में रखते हैं हर बार, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटी हर बार बताई जाती है। और मैं जो क्वेश्चन आपको बोलता हूं, जैसे यूपीएससी ने लिखा है कि 5 से 15% हर सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, 5 से 15% के बीच रहेगा। तो थोड़ा सा इस बार इन्होंने कोशिश की है कि ये वाले सब्जेक्ट, जैसे एक दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेरी कर जाते थे, किसी का वेटेज एकदम ज्यादा, किसी का एकदम कम, जैसे मैथ्स में इन्होंने इस बार ये किया, तो मैथ्स में घटाया तो एप्टी में बढ़ा दिया। कंबाइंड अभी भी ये दोनों मिलकर 42 नंबर का आया है। मैथ्स को अगर कोई कह रहा है कि कम भी आया है तो मैथ्स एप्टी कंबाइंड बात करनी चाहिए। हमेशा मैं मैथ्स एप्टी कंबाइंड लेकर बात करता हूं कि भाई दोनों मिलाकर, हमेशा मैंने कहा है कि दोनों मिलाकर 40 प्लस आ रहा है। इस बार भी 42 मार्क्स का था, और कौन कितना स्कोर, जो भी 80-90 स्कोर कर रहे हैं उसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सब्जेक्ट का। जो भी 80-90 स्कोर कर रहे हैं उसमें एप्टी ने बहुत बचाया लोगों को, दोनों मिलाकर 42 मार्क्स का है। और मैथ्स में भी जो क्वेश्चन आए टफ नहीं थे, एक आध क्वेश्चन लेंदी था, बाकी मैथ्स ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था, जो गेट में भी पूछा जाता है। भाई मैथ्स कोई पढ़ रहा है तो कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पढ़ता ही है, गेट के लिए भी पढ़ता है। आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो मैथ्स में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर थे, एक आध क्वेश्चन लेंदी था, बाकी मैथ्स भी करने वाला था। 42 मार्क्स तो यहीं पर बन रहा है। अब इसमें से कई क्वेश्चन नहीं भी बने होंगे, 50% भी कोई किया होगा तो 20-21 नंबर तो यहां सेव हो गए, 80 नंबर तक का तो जुगाड़ था। इन्वायरमेंट सीधे सीधे क्वेश्चन है ज्यादातर, 2 क्वेश्चन थोड़े गंदे थे, वो भी मैथमेटिकल टाइप का था, ना करते। एथिक्स में 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी बन जाते, इवन क्लास से बन जाते।
नोट्स से मैं मैच भी करा दूंगा आपको, क्लास से था कि नहीं था। आईसीटी गंदा पूछा है। कोई अगर आईसीटी क्लेम कर रहा है कि देखो मैंने ये बताया था, देखो इससे मिलती जुलती चर्चा हुई थी, सब बकवास बात है। आईसीटी में जिस तरह के क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी टच भी नहीं किया होगा किसी ने। क्लियर है? जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ नहीं कर सकते आप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, कुछ ट्रिकी हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस थोड़ा इजी था, 50% इजी 50% टफ। जीके करंट अफेयर में इकोनॉमी साइड से क्वेश्चन ज्यादा थे, 1-2 क्वेश्चन स्कीम वगैरह के थे, एक जीके का था। तो अभी देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ड्राइंग में 5 क्वेश्चन ड्राइंग, 3 डिजाइन के, एक सेफ्टी का। सेफ्टी का क्वेश्चन आसान था, सेफ्टी का क्वेश्चन डायरेक्ट था। तो अब एक एक करके जरा क्वेश्चंस पर आते हैं, क्या बन सकता था क्या नहीं बन सकता था। सबसे पहले मैं एथिक्स और एनवायरनमेंट की बात करूंगा। सबसे पहले एथिक्स एंड एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं, 20 से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ ये भी बोलेंगे क्या क्लास में हुआ है क्या क्लास में नहीं हुआ, वो बता दीजिएगा। अगर कोई क्लास रेगुलर किया हुआ है तो बताइएगा भाई सर ये गलत कह रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, या आपने नहीं कराया था। सीधे सीधे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कराया तो यस बोलो, नहीं कराया तो नो बोलो, सिंपल। और बता भी दूंगा मैं कहां कहां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 करोड़ बार तो पढ़ाया ही होगा। हाल फिलहाल में कितने एग्जाम हुए हैं और आईपीआर 1 करोड़ बार से कम नहीं पढ़े होंगे ये वाला क्वेश्चन। कोई आइडिया, कोई डिजाइन, कोई मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉपीराइट कर लेते हैं, कुछ नहीं पता, इन्वेंशन वर्ड से पकड़ सकते हैं, पेटेंट वाले से। ठीक, कोई आइडिया, कोई डिजाइन, कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई इन्वेंशन, क्या होगा? आईपीआर होगा। आईपीआर अलग से भी कराया, एथिक्स के अंदर भी कराया, 10 बार पढ़ चुके हो ये टॉपिक का। ठीक है, कराया था भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक एक क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कहीं किसी को लगे नहीं हुआ तो बता दीजिएगा। आइडिया, डिजाइन, मैन्युस्क्रिप्ट, इन्वेंशन, आईपीआर। मैंने आपसे क्या कहा था, पूरा पेपर सीक्वेंस में फॉलो करने की जरूरत नहीं, पलटते जाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले कर लो। अच्छी बात ये रही कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन काफी आए थे इस बार। हर बार मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा देता है, सिंगल लाइनर इस बार काफी पूछे थे और कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे थे। तो पेपर पलटने में जो मैंने अप्रोच बार बार बोली थी, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कई सारे एक बार में निकल जाते। 45 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, जो आपसे सॉल्व हो सकते थे एवरेज स्टूडेंट से भी। मतलब मैं मान के चलता हूं कि मान लो 60-65 किसी ने अटेम्प्ट किया, 15 गलत भी हो गए, 45 से 50 के बीच करेक्ट करके आया होगा। 65 तक भी किसी ने अटेम्प्ट किए होंगे, 15 क्वेश्चन गलत भी हो गए होंगे, 45-50 की रेंज में ठीक करके आए होंगे। तो 80 प्लस का जो स्कोर है वो नॉन टेक का एक अच्छा स्कोर है। 80 प्लस स्कोर इसमें आ सकता था, ये अच्छा स्कोर है। अगर कोई 80 से भी नीचे जा रहा है तो फिर कारण वही बनता है कि अटेम्प्ट किसी ने 80-90 ले लिया होगा, 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे और नेगेटिव ज्यादा बन गए होंगे, तब फिर 80 के नीचे चले जाओगे। बार बार मैंने कहा था ज्यादा तुक्के मत लगाइएगा। कुछ लोग मैंने सुना कह रहे हैं पेपर आसान था, कुछ लोग बता रहे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कभी सुने भी नहीं होंगे। लोग कह रहे देखो ऐसा कुछ बताया था, कुछ नहीं। 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 25 क्वेश्चन कम से कम जो सुने भी नहीं होंगे ना टीचर ने ना स्टूडेंट ने। 20-25 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जिसमें किसी को हवा भी नहीं लगेगी। अब ये अलग बात है कि आप अपना, भाई आप एग्जाम सेंटर पे गए, स्टूडेंट को इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। मेन एग्जाम है टेक्निकल, उसमें नॉन टेक भी इस लेवल का पूछा जाए, फिर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारा उसको याद रहेगा। आप इतने साल से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई ये टफ है, ये पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया था। तो जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, जिसको इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं, उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारा कुछ याद रख पाएगा। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते थे वही एक्सपेक्ट किए जाएं, अननेसेसरी टीचर अपने लेवल पे ना सोचे। और कई क्वेश्चन ऐसे टीचर को भी हवा नहीं लगेगी, वो हर बार होता है क्योंकि सिलेबस बड़ा एब्सर्ड सा है। भाई अब हम एसी रूम में बैठे हैं 50 कप कॉफी पीने के बाद और हम कहते हैं अरे ये भी आसान था, ये भी आसान था, कोई बात थोड़ी है। और पेपर जब होता है बड़ी हवा बनती है शुरू शुरू में, जब डिस्कशन होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मालूम चलता है अरे इसमें भी गलती थी, इसमें भी गलती थी। समय लेकर पेपर का डिस्कशन होना चाहिए। देखो अब यहां वहां की बातें ना की जाएं, सीधे आ जाएं क्वेश्चन पर। और सबसे क्लोज आंसर की आरोहण की रहेगी, ये मैं श्योर कर सकता हूं, हर बार रहता है। पर वो इसीलिए कि टाइम देकर एक एक क्वेश्चन को चेक किया जाए।
इसका आंसर होगा आईपीआर। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। क्लास का कराया वो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग एथिक्स की डेफिनेशन पहले या दूसरे पेज पर लिखा होगा। इंजीनियरिंग एथिक्स का क्या मतलब है, जहां मैं बोलता हूं कि एथिक्स तो बहुत एक वाइड फील्ड है, एथिक्स में से हमें अप्लाइड एथिक्स, इंजीनियरिंग एथिक्स की बात करनी है और उसका डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन है। एथिक्स के नोट्स ये पड़े हुए हैं, उठा के चाहे तो आप नोट्स चेक कर सकते हैं। ये रहा एथिक्स, एथिक्स की जो कॉपी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है चेक कर सकते हैं शुरू में ही। ये एक मिनट, इंजीनियरिंग एथिक्स के नोट्स ये रहा। इंजीनियरिंग एथिक्स की डेफिनेशन ये देखो, स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था, व्हाट इज द रूल्स एंड स्टैंडर्ड गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ इंजीनियर इन द रोल एज प्रोफेशनल। पहली स्टार्ट यही से होती है बात, स्टार्टिंग ही यहीं से है इंजीनियरिंग एथिक्स से। तो पहला ही क्वेश्चन ये रहा, ये आपको सिखाता है कि आपके प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग प्रोफेशन के अंदर आपको डिसीजन, पॉलिसी या वैल्यूज क्या फॉलो होनी चाहिए, क्या डिजायरेबल है एज ए इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में क्या डिजायरेबल है, क्या होना चाहिए। तो आप कोई डिसीजन मेकिंग करें, कोई पॉलिसी मेकिंग, कोई वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीजें डिजायरेबल क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग एथिक्स हमको बताता है। तो पहला ही आंसर करेक्ट है, इसमें भी क्लास का क्वेश्चन है। क्लियर? अगले सवाल पर आ जाएं। अब ये बताओ, ये वाला पेपर अगर, ये वाला क्वेश्चन अगर कोई गलत करेगा तो इसमें फिर क्या सॉल्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 2017 से लेके 24 तक के पेपर पागल थोड़ी हूं, मैंने सॉल्व करवाए थे सारे। और मैंने कहा था कि सेम टॉपिक पे लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने 17 से 24 तक के पेपर अभी कुछ टाइम पहले सारे सॉल्व करवाए थे। एक एक पेपर पे डिटेल डिस्कशन किया था और फिर इसने वही क्वेश्चन पूछा है। ये बूट लेगिंग और हूच वाला क्वेश्चन पहले भी ईएस में आ चुका है, वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, रिपीट है क्वेश्चन, ये ईएस का ही 17 से 24 ईएस का ही रिपीट है। और इंडस्ट्रियल एस्पाइनेज क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं क्लास में। व्हाइट कॉलर क्राइम का मतलब होता है आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, आप कोई अधिकारी हैं, किसी सरकारी विभाग में हैं, कोई म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में है और वहां पर आप क्राइम कर रहे हैं, डाटा को चोरी कर रहे हैं, करप्शन। तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ये बेसिकली ऑफिशियल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड टर्म यूज होता है। जहां पर ये लिकर वगैरह की बात कर रहा है ना, ये बूट लेगिंग ये जो वर्ड है, और ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है ईएस में। 17 से 24 तक के पेपर जो सॉल्व कराए हैं उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है बूट लेगिंग हूच वाला क्वेश्चन, वही रिपीट है। व्हाइट कॉलर क्राइम वगैरह क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, एथिक्स के नोट्स आप खोल के देखेंगे बताया हुआ है। जहां पे ट्रेड सीक्रेट्स बताए थे, व्हाइट कॉलर क्राइम वहीं पे लिखा भी हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर टू सम एक्सटेंट थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया इन्वायरमेंट में, मैंने क्या कहा था कि ओशियन के अंदर भी जो प्लांट्स वगैरह हैं, एल्गी वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर बहुत डेप्थ में भी कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं बिना सनलाइट के। वो अपना फूड कैसे बनाते होंगे, तो आपको बताया था मैंने, एक वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वहां होता है कीमोसिंथेसिस। वहां मैंने वर्ड यूज किया था, सनलाइट की एब्सेंस में होता है कीमोसिंथेसिस। एनवायरनमेंट की कॉपी खोलोगे सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस बताया था, फिर मैंने कहा था सनलाइट के बिना भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि डीप ओशियन में एग्जांपल मैंने कीमोसिंथेसिस बताया था, सनलाइट की एब्सेंस में होता है ये। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद बनाए। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, कंज्यूमर। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का मतलब तो अपना फूड बनाने वाले, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में तो फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइट की एब्सेंस में तो कीमो ऑटोट्रॉफ। सीधा क्वेश्चन है क्लास का, टॉपिक बता भी रहा हूं। कीमोसिंथेसिस पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के साथ में, वहां बताया था सनलाइट की एब्सेंस में भी प्लांट अपना फूड बनाते हैं, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ। किसी को भी डाउट लग रहा हो, नोट्स देखने हैं, मैं नोट्स ओपन करके चेक करा सकता हूं, सीधे सीधे क्लास की लाइन है ये। और 10 साल पुराना भी स्टूडेंट होगा अगर मेरा, तो वो भी बना लेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब कोई क्लास ही ना किया हो मेरे से, फिर कहे कहां बताया था, तो मुझे बता दो, मैं चेक करा देता हूं। ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने नहीं कराया, इसका मैंने कोई एबीसीडी भी इस तरह की डेरिवेशन नहीं बोली, ये पता नहीं कहां से उठा के पूछा है, क्या पूछा है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी दिया नहीं है। मुझे नहीं पता है क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ईआईए के बारे में पढ़ाया है, ईआईए के स्टेप्स पढ़ाए हुए हैं,
अब ये मैथमेटिकल मॉडल की अगर बात करने लगेगा तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, किसी ने भी कराया नहीं होगा ये, इसलिए मैंने इसका आंसर भी दिया नहीं है। छोड़ने वाला क्वेश्चन था, नहीं जरूरत थी करने की। अटेम्प्ट किए होंगे तो मैक्सिमम लोग गलत किए होंगे। मुझे नहीं लगता मैथमेटिकल मॉडल किसी ने पढ़ा के भेजा होगा पहले से, तो ये क्वेश्चन मैंने मना किया, नहीं करने की जरूरत थी। अवेलेबल विंड पावर एरो टर्बाइन में मेरा कराया हुआ नहीं है, ना मैंने इसका आंसर दिया ना मैंने कराया है। गूगल चेक करके ढूंढो अलग बात है, पर मैंने कराया नहीं है, मैं कोई क्लेम भी नहीं करूंगा और ना मैं इस बार भी नहीं कराऊंगा। ये मैं इस बार भी नहीं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को आप गैस भी नहीं कर सकते और ना जरूरत है करने की। एक बार कोई क्वेश्चन आ गया, अब आगे 10 साल आलतू फालतू पढ़ने लग जाएं और फिर वो आना भी नहीं। तो इन क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा पूरा जोर लगा रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि जो ना बने, तो उसका सम्मान रख लो भाई, मत करो, क्यों करना है? हर क्वेश्चन करने की जरूरत भी क्या है? ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी, मैंने भी स्किप किया, आपको भी स्किप करना चाहिए था। जो बनने लायक है वही बनेगा। ये क्वेश्चन देखो, एल्गल ब्लूम, पैड से टिक करने वाला क्वेश्चन था ये। कोई भी स्टूडेंट रहा होगा मेरा, ये पैड से टिक करने वाला क्वेश्चन है। एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन पढ़ाता हूं, एल्गल ब्लूम बताया था। इसमें देखो यही कंसेप्ट बताया था मैंने आपको कि कोई वाटर बॉडी है, उसके आसपास कोई फार्म लैंड है, तो खेती में फर्टिलाइजर यूज तो होते ही हैं। सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बारिश के पानी के साथ या इरिगेशन वाटर के साथ ये बहकर लेक में आ सकते हैं। और जब ये न्यूट्रिएंट आपकी क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट एक्वेटिक जो वेजिटेशन वगैरह है उसको भी ग्रो करा सकते हैं, जैसे कि एल्गी को ग्रो करा सकते हैं, एल्गी को ग्रो कर सकते हैं। तो एल्गी की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। बहुत ज्यादा एल्गी का ग्रो करने लगना, इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, इसी को कहा जाता है एल्गल ब्लूम। इसमें मैंने एक दो स्टेप और आगे बताया था। रेड कलर एल्गी बहुत ग्लो कर जाता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड, एक वर्ड बताया था। यूट्रोफिकेशन कंसेप्ट बताया था, कंट्रोल कैसे करेंगे वो बताया था। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट की अधिकता जब हो जाती है, एल्गी ग्रो करने लग जाते हैं। पहला ही आंसर सही है, पहला ही आंसर। यूट्रोफिकेशन पढ़ाता हूं, एनवायरमेंट के अंदर देखेंगे सब सेम चीज बताई हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। ये देखो पहला चैप्टर, जहां पे वो पिरामिड बताता हूं मैं आपको, सीक्वेंस बताता हूं मैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड टाइप से सीक्वेंस क्या होता है। उसमें बताया हुआ है इंडिविजुअल होता है, स्पीसीज होता है, पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी होता है, इकोसिस्टम है, पढ़ाया हुआ है ना ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं लेवल्स। एनवायरमेंट वाले नोट्स में देखोगे पहले चैप्टर में है। सोर्स बताता चल रहा हूं मैं साथ साथ। एनवायरमेंट वाली कॉपी देखोगे उसमें पहले ही चैप्टर में ये एनवायरमेंट वाले नोट्स। एनवायरमेंट वाली कॉपी यही है, पहले ही चैप्टर में देखोगे मिल जाएगा पिरामिड। ये रहा, पर इसको यहाँ पे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप लिखना चाहिए था। इसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इसको लिखना चाहिए था कि किस ऑर्डर में पूछ रहे हो, ऊपर से नीचे के क्रम में या नीचे से ऊपर के क्रम में, ये इसको मेंशन करना चाहिए था। तो स्पीसीज के बाद होता है पॉपुलेशन, उसके बाद होता है कम्युनिटी। अगर टॉप टू बॉटम पूछा है तो ये ऑर्डर होगा, अगर बॉटम टू टॉप पूछा है तो फिर इस ऑर्डर में चलो। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का। यूट्रोफिकेशन वाला भी देखना चाहो तो आगे इसी में दिख जाएगा भाई। इसलिए बता दे रहा हूं, कुछ नए लोग होंगे जो पहली बार वीडियो देखेंगे कि सर क्लेम कर रहे हैं मैंने कराया है, पता नहीं कहीं बता के धीरे सर निकल ना जाए, कंफर्म ना करें। लिखाया हुआ इसमें यूट्रोफिकेशन, इस चैप्टर नंबर 2 में है ये। अरे काफी बताया हुआ है। ऑटोट्रॉफ हिट्रोट्रॉफ देखो ये रहा, ऑटोट्रॉफ हिट्रोट्रॉफ, कीमोसिंथेसिस, सारा है इसमें। यूट्रोफिकेशन चैप्टर 2, अभी तो चैप्टर 1 ही चल रहा है ये, चैप्टर 2। इमेज दिखा के सब पढ़ाया हुआ है, कुछ भूलने वाली बात ही नहीं थी इसमें। और एनवायरनमेंट आप लोगों को कई एग्जाम में बड़ा फायदा कर रहा है। हाल फिलहाल में जितने पेपर हुए हैं, एनवायरनमेंट देखो हर एग्जाम में आ रहा है और सही करके आ रहे हो। बस पॉइंट वही है कि ठीक से पढ़ लियो एक बार। यूट्रोफिकेशन वैसे जनरल और लोगों ने भी कराया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनमें ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने सब नहीं कराया होगा यूट्रोफिकेशन वगैरह, जनरल क्वेश्चन ये रहा। यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम,
ये देखो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, ये रहा एल्गल ब्लूम, रेड टाइड, लाइंस हैं दोनों। क्लियर है? एनवायरमेंट की कॉपी है आपकी। अगले सवाल पर आ जाएं। अरे दो चार फर्जी आईडी वाले भी होंगे ना कि सर कह रहे हैं तो बताएं कहाँ पे कराया था, तो दिखाना जरूरी है क्वेश्चन। जब इतनी मेहनत हुई है और एग्जाम में आया तो भाई देखो कहाँ पर है। ये भी होता है कई बार जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो भूल जाते हैं कि कहाँ पर कराया था, हुआ था कि नहीं, रिकॉल भी हो जाता है। जियोमेट्रिकल शेप और फॉर्म ऑफ द स्मोक, चिमनी से जो धुआं निकलता है उस समय उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल शेप जो बनती है, भाई फॉग नहीं हो सकता, फ्यूम अलग चीज है, स्मोक अलग चीज है, तीन तो एलिमिनेट कर ही दोगे। प्लूम वर्ड एज इट इज प्लूम वर्ड मैंने यूज नहीं किया, पर मैंने आपको फॉग, स्मोक ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो जब आपको मालूम है कि स्मोक ये चीज नहीं होती, स्मोक अलग कंसेप्ट है, फॉग अलग चीज है, फ्यूम होता नहीं, तो ले दे के प्लूम ही तो बचेगा। इसमें भी गलती करने का कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन बनने वाला था, ये बनने वाला क्वेश्चन था, इसमें गलती का कोई मतलब नहीं था, हो जाता है ये। इसके बाद आ जाओ, एक ऐसी सिचुएशन जहां एक लंबे समय तक बारिश की कमी हो जाए, मार्क्ड विद इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस, मीटियोलॉजिकल ड्रॉट। मीटियोलॉजिकल ड्रॉट अभी हाल ही में डिजास्टर मैंने एनवायरमेंट के साथ जोड़ के पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाया। ईएस वालों को भी कहा था ये आपके लिए बहुत मतलब का है, डिजास्टर थोड़े और डिटेल में कराए थे मैंने, यूपीपीएससी एई में भी आया और ईएस वालों को भी कराया था। डिजास्टर वाले जो नोट्स हैं उसको रुको, उसको खोल के देखो एक सेकंड, ये रहा डिजास्टर नोट्स, लेक्चर सब आपको दिए थे और अगली बार भी काम आना है ये, अभी जो अगला एग्जाम होगा फिर काम आएगा। इसमें देखो ये पढ़ाया हुआ था, लाइव क्लास भी हुई थी, नोट्स बना के भी दिए थे मैंने। ड्रॉट वाला टॉपिक ये रहा, और ड्रॉट में कैटेगराइजेशन पढ़ाया था। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट रेफर्स टू एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राई वेदर पैटर्न, और वो सेम लाइन जो क्वेश्चन आया ये लिखा देखो, देयर इज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, एज इट इज लाइन, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं उससे मिलता जुलता, सेम लाइन लिखी हुई है। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ईएस वालों को भी कराया, यूपीपीएससी के मतलब का भी था, दोनों को कराया था, क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। अगले सवाल पर आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, 1000 बार तो कम से कम बताया ही है। जो वेस्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट बताए थे मैंने आपको, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, ये सब बताए थे। उनमें मैंने एक मेथड आपको बताया था, कंपोस्टिंग। घरों का जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होता है, फलों के वेस्ट, सब्जियों के वेस्ट, उसको एक उसको वो बॉक्स सा बना के उसमें इकट्ठा करते जाते हैं, और वॉर्म्स क्या होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, डिग्रेड करने लगते हैं, तो इसको वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग कह सकते हो। इसने वर्मी कंपोस्टिंग की बजाय वर्मी कल्चर वर्ड यूज कर दिया, ठीक आंसर है वर्मी कल्चर। भाई सेरीकल्चर होता है सिल्क की खेती, सेरीकल्चर का मतलब है सिल्क की खेती, तो सेरीकल्चर तो आंसर होगा नहीं। सेरीकल्चर का मतलब है सिल्क कल्टीवेशन करना, सिल्क को ग्रो कराना। प्लॉय कल्चर होता है मल्टीपल क्रॉप्स या मल्टीपल एनिमल को एक साथ रखना। प्लॉय की बजाय ये पॉलीकल्चर वर्ड है, स्पेलिंग गलत कर रखी है, पॉलीकल्चर, मल्टीपल क्रॉप्स या मल्टीपल एनिमल को एक साथ रखना, दैट इज पॉलीकल्चर। तो पॉलीकल्चर भी अलग चीज है। ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कंपोस्टिंग मेथड, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कल्चर कह लो, एक ही चीज है ये। वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कल्चर, मैन्योर में कन्वर्ट करना, कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बन जाता है ये। एक क्वेश्चन आया, ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था, ये मेरा पढ़ाया नहीं है, एक मास मूवमेंट जिसमें मटेरियल कर्व सरफेस के अलोंग मूव कर जाता है, स्लो और मॉडरेटली रैपिड मूवमेंट ऑफ अ कोहेरेंट बॉडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड स्लम्प। ये वैसे कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्लम्प वर्ड मैंने नहीं कराया। लैंडस्लाइड वगैरह कराए हैं पर स्लम्प वर्ड मैंने यूज करके नहीं बताया था ये, और बताया भी होता तो ध्यान नहीं रहता। ये क्वेश्चन मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने कराया, ये मैंने नहीं कराया। लैंडस्लाइड वगैरह बताए हैं पर ये वर्ड इस तरह से नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन वो डेरिवेशन टाइप के, जो डेरिवेशन नहीं वो मैथमेटिकल मॉडल वाले, और एक क्वेश्चन आपका ये वाला, ये 3 क्वेश्चन नहीं कराए थे। एनवायरमेंट टोटल 12 क्वेश्चन आए थे, बाकी आपसे बन जाते थे। 12 क्वेश्चन आए थे,
9 बन जाते, ये 3 में दिक्कत आती। और जब शुरू में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 बनेंगे, 2-3 नहीं बनेंगे। इतना ही मैं बोल के भेजता हूँ कि 10 आएंगे तो 7 बनेंगे, 2-3 में दिक्कत आएगी। एथिक्स की जरा क्वेश्चन पहले और देख लें। एक क्वेश्चन आया, मोरल स्टेटमेंट्स आर मेयरली यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। मोरल स्टेटमेंट आर मेयरली यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन and try to influence other people behavior, but they are not supported by valid moral reason। जहां पर इमोशन हावी है, इमोशन जहां पर हावी, तो मोरल स्टेटमेंट जो मेयरली यूज किए जाते हैं इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता हो, पर कोर जो मोरल रीजन है उससे सपोर्टेड नहीं है, इमोटिविज्म की थ्योरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में है ये। इमोटिविज्म की थ्योरी पढ़ाई हुई है चैप्टर नंबर 3 एथिक्स में, चैप्टर नंबर 3 इमोटिविज्म, जहां पर 5-6 थ्योरीज लाइन से लिखवाई हुई है, वहीं पर कराया हुआ है। इमोटिविज्म कनेक्ट भी हो रहा है सीधा क्वेश्चन। वो निहिलिज्म का मतलब तो होता है नास्तिकवाद। निहिलिज्म का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को सही नहीं मानता, किसी भी बिलीफ को नहीं मानता, किसी भी फेथ या रिलीजन को नहीं फॉलो करता, और जिसको लगता है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, उसको निहिलिज्म बोलता है। जो किसी भी रिलीजन को ना मानता हो, किसी फेथ या बिलीफ को ना मानता हो, उसको लगता है सब झूठ है, कोई अर्थ ही नहीं है उसके लिए किसी चीज का, तो निहिलिज्म उसको बोलते हैं। हिंदी में नास्तिकवाद, ये अलग चीज है। इमोटिविज्म आंसर होगा, ये बनने वाला क्वेश्चन है, क्लास में है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो ये आया, अभी मैंने जब आंसर की दी तो एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर ये वाला तो और लोगों ने कुछ और आंसर बताया हुआ है, आप इसको क्यों कह रहे हैं मोरली अलाइंड। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, क्या कह रहा है भाई। हो सकता है वो सही है, मैं सही हूं, पर इसका जस्टिफिकेशन देने की बात है। सॉरी, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कन्फ्लुएंस ऑफ, कन्फ्लुएंस मतलब मिक्सिंग, किसकी, गुड इंजीनियरिंग, गुड बिजनेस और गुड एथिक्स, in order to ensure the confluence of amalgamation and mixing of good engineering, good business, good ethics, ये जरूरी है कि इंजीनियरिंग एंड कारपोरेशन इन देयर मेजर डायमेंशन, उनको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग या कंपनी मेजरली किस पे फोकस होना चाहिए, वो सोशली अलाइंड हो। स्पिरिचुअली अलाइंड का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ स्पिरिचुअल अलाइंड का कोई मतलब नहीं, इसको हम वैसे ही हटा देते। तो गुड इंजीनियरिंग, गुड बिजनेस, गुड एथिक्स, it is essential for engineering and corporation in their major dimension to be socially aligned, spiritually aligned। दो ऑप्शन में देखो बात है, मोरली या कंसेंसियस, कंसाइंस से रिलेटेड वर्ड, मोरली अलाइंड होगा या कंसाइंस वर्ड होगा। तो स्टूडेंट ने जो मैसेज किया वो ये किया कि सर आपने सी दिया है, कुछ लोगों ने डी दिया है, तो किसको ठीक माने। देखो ये सेम लाइन एक बुक है एथिक्स की, मैग्रो हिल की पब्लिकेशन है, मार्टिन एंड सिजिंगर, मार्टिन एंड सिजिंगर बुक है। एक सेकंड रुको, ये वाली, ये सेम लाइन आपको यहां मिल जाएगी। तो अगर कंफ्यूजन ये रहा ना, मार्टिन एंड सिजिंगर, मैग्रो हिल की है ये, एथिक्स इन इंजीनियरिंग, ये सेम क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 26, 23, 24, यही कहीं दिया हुआ है। देखो ये रहा भाई, मेरा आंसर ठीक है या जिसने जो आंसर दिया वो ठीक है, ये लाइन पढ़ो। मैग्रो हिल की किताब है, फॉरेन ऑथर है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द कन्फ्लुएंस ऑफ गुड इंजीनियरिंग, गुड बिजनेस एंड गुड एथिक्स, it is essential for engineering and corporation in their major dimension to be morally aligned। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, क्वेश्चन समझ आ रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। तो वो जो आंसर एक बच्चे ने भेजा मैसेज, वो चेक कर लो, मोरली अलाइन ही होगा भाई। पब्लिशर मैग्रो हिल, ऑथर फॉरेन, तो मोरली अलाइन ये आंसर होगा। पर अब ये मतलब नहीं कि ये किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ,
कल मैं ओरिएंटेशन सेशन कराऊंगा शाम में 6:30 बजे ESE 26 के लिए, तब मैं सोर्स वगैरह बताऊंगा, अगर कुछ पढ़ना भी चाहो तो सोर्स वगैरह बताऊंगा, वो देख लेना। अभी मत कोई किताब फॉलो करने बैठ जाओ, वो तो इस क्वेश्चन के लिए बात है इसलिए मैंने बताया आपको। इसी किताब की लाइन है, मोरली अलाइंड। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। टीलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? ऑप्शन में कंसेक्वेंस, टीलियोलॉजी, डीओंटोलॉजी। जो मैं चैप्टर 3 में एथिक्स में चार्ट पढ़ाता हूं, उस चार्ट में से 2-3 क्वेश्चन आ गए एथिक्स में, उस चार्ट में से ही 2-3 क्वेश्चन है, देखो। और आपको पढ़ाते समय बताया था चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। खाली 2024 का पेपर थोड़ा एब्सर्ड था, बाकी हर बार पूछता है वहां से। वो चार्ट देखो, ये वाला था ना, एक सेकेंड, सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ाया था, इंजीनियरिंग एज ए प्रोफेशन। तो डिस्कशन जो है ना, वो टाइम टेकिंग चीज है, इतना जल्दी नहीं, सब चीज डिस्कस करते हुए, सोर्स बताते हुए तब आगे बढ़ना चाहिए। पर आजकल एक अलग ही कंपटीशन चला हुआ है, जल्दी 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 सब चीज। बस देखो, एक ये क्वेश्चन भी आया है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, ये वाला क्वेश्चन भी एक आया हुआ है। चार्ट पहले आपको दिखा देता हूं मैं, वो वाला। इमोटिविज्म, ये रहा देखो, इमोटिविज्म क्वेश्चन आया है, ये रहा। इसी चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चन। नॉर्मेटिव एथिक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा नॉर्मेटिव एथिक्स। इमोटिविज्म आया, नॉर्मेटिव एथिक्स आया। चार्ट कहां चला गया, रुको एक सेकंड। हाँ, ये रहा एथिकल थ्योरीज, ये देखो, ये चार्ट जो था इसी में से कई क्वेश्चन आए। नॉर्मेटिव एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया। उसके बाद टीलियोलॉजी हम बात कर रहे थे, कंसेक्वेंशियलिज्म, टीलियोलॉजी, यहां लिखा होगा देखो इसमें, कंसेक्वेंशियलिज्म, टीलियोलॉजी। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूटिलिटेरियनिज्म वाला क्वेश्चन भी आया है, यूटिलिटेरियनिज्म भी पूछा है। इसी में लिखवाई थी थ्योरी टीलियोलॉजी, ये रहा देखो, कंसेक्वेंशियलिज्म, टीलियोलॉजी। कोई एक्शन सही गलत अच्छा बुरा वो तय होगा, टीलियोलॉजी की थ्योरी कहती है कंसेक्वेंस के हिसाब से, कि उस चीज का कंसेक्वेंस, नतीजा क्या रहा। कोई चीज अच्छा बुरा या सही गलत इस आधार पर तय होगा कि कंसेक्वेंस क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा। तो टीलियोलॉजी के अंदर भी हम 3 थ्योरी पढ़ते थे। कंसेक्वेंशियलिज्म में भी हम पढ़ते थे एथिकल इगोइज्म, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, एथिकल एल्ट्रुइज्म, दूसरे के बेनिफिट के लिए जो हम कर रहे हैं, परोपकार की स्थिति। और यूटिलिटेरिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, वो स्टेप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो, वो यूटिलिटेरिज्म थ्योरी होती है। 50 बार बताया हुआ। तो ये क्वेश्चन देखो आया हुआ टीलियोलॉजी। तो टीलियोलॉजी का मतलब है कंसेक्वेंस के हिसाब से तय करना, किसी चीज के कंसेक्वेंस को ध्यान में रख के सही गलत तय करना। तो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना नहीं। वी कैन नो व्हाट इज गुड एंड बैड व्हेन वी हैव फुली अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट। जब किसी बात को पूरी तरह से हम किसी कंटेक्स्ट को समझ जाएं, पूरी तरह से किसी कंटेक्स्ट को जानते हुए, मतलब अच्छा बुरा सही गलत कंसेक्वेंस के आधार पर तय होगा कि उसका नतीजा क्या रहा। तो कंटेक्स्ट को समझने के लिए मतलब वही है, कंसेक्वेंस को जानना। किसी चीज के कंटेक्स्ट को समझते हुए, किसी चीज के डायरेक्शन किधर जा रही है, नतीजे को जानते हुए उसको देखकर तय करना, यही आंसर होगा टीलियोलॉजिकल अप्रोच। और अच्छा होता अगर कंसेक्वेंस वर्ड लिख देता यहां पर, तो और क्लियर आंसर हो जाता, पर इजी है वो। ये क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली हैप्पीनेस, कंफर्टेबल लाइफ, ये बताओ जरा। फैमिली हैप्पीनेस और खुद की कंफर्टेबल लाइफ, ये तो बिल्कुल पर्सनल अप्रोच है ना, ये तो ह्यूमन वैल्यूज, ये कोई सोसाइटी को थोड़ी सर्व कर रहे हो आप। तो ह्यूमन वैल्यूज हमने पढ़ाई हैं, ह्यूमन वैल्यूज लिखाई हैं कई सारी, कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यू होती है। पर ये सीधा सीधा
अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी कंफर्टेबल लाइफ, अपनी ही फैमिली की खुशी, ये इंडिविजुअल सेल्फ सेंट्रिक कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल की बात कर रहा है, तो इसे टर्मिनल वैल्यूज कहेंगे। एक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे इन चीजों की बात कर रहा है, वो टर्मिनल वैल्यूज होगा। इंडिविजुअल हित के लिए, अपने पर्सनल उसके रिलेटेड है, तो टर्मिनल वैल्यूज में आएगा ये। क्लियर है? ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, ये सब टर्मिनल वैल्यूज का पार्ट होगा। ये बन सकता था यॉर्निंग, स्नीजिंग, रिलैक्सिंग द बॉडी बाय बेंडिंग बैकवर्ड, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, ये सिविक सेंस होता है। भाई ये अगर किसी से नहीं बन रहा तो फिर तैयारी क्या कर रहे हो? ये अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छींकना, खांसना, कैसा बैठना, बैठने का तरीका, खर्राटे, ये जो हैबिट सारी, ये सिविक सेंस तो है। अब ये कुछ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि एथिक्स हमने पढ़ाया, वैल्यूज पढ़ाया हुआ, इंटीग्रिटी पढ़ाया हुआ, क्या होते हैं डिटेल में पढ़े हुए, ये सब सिविक सेंस की बातें हैं। तो कुछ क्वेश्चन जानबूझ के सिंपल दिए कि सबसे बन जाएं। अब ये नहीं बनेगा, दिक्कत की बात है। किसी एक्शन के कंसेक्वेंस को जानकर तय करना, डायरेक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। कंसेक्वेंशियलिज्म थ्योरी में 3 था, इगोइज्म, एल्ट्रुइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, यूटिलिटेरियनिज्म इस सिद्धांत पर आधारित है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, ज्यादा से ज्यादा हित के लोगों के हितों में जो काम हो वो करना चाहिए। ये थ्योरी कहती है जो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो, चाहे कुछ को नुकसान भी कर रही हो, मैक्सिमम लोगों के हित में जो है वो करना चाहिए। क्योंकि एथिक्स की दुनिया क्या कहती है, कुछ भी 100% सही, 100% गलत नहीं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसमें यूटिलिटेरिज्म कहता है कि किसी चीज का नतीजा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो वो सही माना जाएगा। क्या एब्सोल्यूट सेंस में वो सही है? नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए नुकसान भी कर रहा है। ठीक। एथिक्स जो गाइड करता है ह्यूमन कंडक्ट को और कुछ मोरल स्टैंडर्ड सेट करता है, कुछ मोरल स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब आइडियल मोरल कंडक्ट क्या होना चाहिए। मेटा एथिक्स क्या कहता है? कोई चीज सही गलत है तो क्यों है, उसके डिटेल में जाना। कोई चीज सही गलत है तो क्यों है, उसके डिटेल में जाना, ये होता है मेटा एथिक्स। मेटा शब्द का मतलब ही होता है बियॉन्ड। तो कोई चीज सही गलत है तो क्यों है, उसके डिटेल में जाना। नॉर्मेटिव कहता है क्या होना चाहिए था। आपने कहा सर ये चीज सही थी, ये गलत थी, और नॉर्मेटिव एथिक्स एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करता है कि होना क्या चाहिए था। तो नॉर्मेटिव वाले को 100% आप अचीव तो नहीं कर पाओगे, पर इसके जितना क्लोज जाएं उतना बेटर रिजल्ट होगा। आइडियल चीज को पा थोड़ी सकते हो, पर जितना नजदीक चले जाओगे उतना बेटर माना जाएगा। तो नॉर्मेटिव एथिक्स कहता है कि होना चाहिए क्या, वो हो पाए या नहीं उससे नहीं मतलब है, होना ये चाहिए था। जैसे आप कितना अच्छे से अच्छा काम कर दो, आप कहोगे मैंने ये अचीव किया, पर आइडियल लेवल अगर देखोगे तो उससे 2 स्टेप और ऊपर होगा। आप कहोगे आइडियल ये है, मैंने बहुत परफॉर्म किया पर मैं यहां तक पहुंचा, और अच्छा परफॉर्म किया यहां तक पहुंचा, और अच्छा परफॉर्म किया यहां तक पहुंचा। होना चाहिए क्या था? होना तो चाहिए था 100% गुड, जो अचीव होता नहीं वो नॉर्मेटिव है, आइडियल। तो नॉर्मेटिव मतलब वो सेट करता है सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड, तो नॉर्मेटिव आंसर होगा। तो एथिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल है इस बार। एथिक्स के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक, तो इन्वायरमेंट और एथिक्स दोनों ठीक पूछा गया। और क्वेश्चन देख लें जरा। एक क्वेश्चन ये आया, एक्सप्लिसिट इंडिकेटर इज द मेथोडोलॉजी दैट शुड सजेस्ट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल इंडिकेटर टू बी यूज्ड टू क्वालिफाई इंपैक्ट ऑन द रिलेवेंट एनवायरमेंट पैरामीटर। ये सेम स्टेटमेंट लिखवाया नहीं है मैंने, सेम स्टेटमेंट नहीं लिखवाया, EIA से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मैग्नीट्यूड इज द मेथोडोलॉजी दैट शुड प्रोवाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट तो पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज द मेथोडोलॉजी दैट शुड प्रोवाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। सेम लाइन टू लाइन आप सर्च करोगे मिल जाएगा, राइटअप है इसका, गवर्नमेंट का राइटअप मिल जाएगा, सेम लाइन टू लाइन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अलग अलग स्टेटमेंट, दोनों सही है, अलग अलग, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अलग अलग करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन पहले ये और देख लें, एन इवेल्युएशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये तो बन जाता, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता, इवेल्युएशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ पॉल्यूटेंट जनरेटेड बाय डिफरेंट फेजेस, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। EIA पढ़ के भी समझ आया होगा, वहां पे भी चर्चा हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। एक्टिविटी स्टेप मॉडल फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, हम वहां पर डिटेल इवेल्युएशन करते हैं, एयर क्वालिटी, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन क्या है,
न्यूक्लियर एयर क्वालिटी, ये क्वेश्चन भी गलत कोई नहीं करेगा। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है कि जिसको आप रॉन्ग कर दो, जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है और दोनों को मिला के पढ़ोगे, बिकॉज लगा के इसको रीड करोगे, दोनों अलग अलग जा रही है बात, बी आंसर होना चाहिए। तो असर्शन रीजन में दोनों स्टेटमेंट वाले में इन्वायरमेंट के दो क्वेश्चन, दोनों में आंसर बी है, दोनों का आंसर बी होगा। दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर बी होगा। एक क्वेश्चन यहां पर इन्होंने इकोनॉमी रिलेटेड दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी एम्बिगिटी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट ये नई इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, क्यों नहीं चलेंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता। एक स्टेटमेंट इसने देखो ये दिया हुआ है, कोई कंट्री जो 10 साल में अपनी कैपिटल को डबल कर लेती है, और एक कंट्री जो अपनी कैपिटल को 20 साल में डबल करती है। 10 साल में जिसने डबल किया है वहां पर हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल होगा, हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल होगा, ये बात सही है। मेरी नजर में इसका आंसर नॉट ऑलवेज, इकोनॉमी में इतने सारे फैक्टर काम करते हैं कि ये बात हमेशा सही हो ऐसा कोई गारंटी नहीं बोल सकते, कई बार बहुत कैपिटल और इन्फ्यूज भी करनी पड़ती है। तो ये जो कह रहे हैं कि 10 साल में कोई कंट्री कैपिटल डबल कर रहा है और एक 20 साल में डबल कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म बात कह रहे हैं कि हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल मे बी ये एक फैक्टर है, मे बी ये एक फैक्टर है, पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इकोनॉमी में, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही, ये बनाने वाले पर डिपेंड करेगा वो कहां से पिक किया है उसने। ये एक पैरामीटर बात सही है, एक पैरामीटर, पर वो मस्ट या शुड ऐसी कोई चीज ना दिमाग में रख के चल रहा हो, तो इसके आंसर में सरप्राइज मत होइएगा। इसे दोनों आंसर हो, जब यूपीएससी देगा दे सकता है, ठीक भी मान सकता है, गलत भी मान सकता है, मैंने स्टार लगाया इस पर, ये स्टेटमेंट स्टार लगाया। ये एक बात सही है कि हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल, ये एक बात सही है, पर ये ऑलवेज तो नहीं होता, ऑलवेज लिखा भी नहीं है, पर पॉइंट वही है कहां से इन्होंने उठाया, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक पैरामीटर ठीक है, पर कई पैरामीटर इकोनॉमी और भी काम करते हैं, ये हमेशा बात सही हो, ये ऑलवेज तो नहीं होता, और ऑलवेज लिखा भी नहीं है इसने, ऑलवेज लिखा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से वन स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हो सकता है इसके दिमाग में हो कि क्या ये पैरामीटर सही है, हमेशा ये बात फिट नहीं बैठती। तो ये दोनों आंसर ले सकता है, जब ये आंसर देगा तभी पता चलेगा क्या दिमाग में रखा है। मेरे हिसाब से ए वाला भी करेक्ट होना चाहिए, जो सोचकर इसने बनाया होगा ये भी ठीक होना चाहिए, पर ऑलवेज नहीं होता, ये और भी पैरामीटर काम करते हैं, ठीक, इसलिए मैंने स्टार लगाया यहां पर। सेकंड वाला ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला आया, इक्विटी कैपिटल। अब ये बताओ जरा, इक्विटी आपको बताया है कि नहीं? शेयर मार्केट का कंसेप्ट इकोनॉमी में आपको समझाया हुआ है, इक्विटी का मतलब भी बताया हुआ है कि कंपनी में, जैसे एंजल इन्वेस्टर बताया था, वेंचर कैपिटल बताया था, इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है। मान लो आरोहन का एग्जांपल भी दिया था कि आरोहन में किसी कंपनी ने फंडिंग की और मैंने उनको 2%, 5% कुछ शेयर दे दिए उसके बदले में। अब मुझे आरोहन को अगर एक्सपेंड करना है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो या तो मैं बैंक से लोन ले लूं जाके, और इस लोन को मुझे रीपे भी तो करना पड़ेगा, इस पे ब्याज भी देना है और इस लोन को मुझे रीपे भी करना पड़ेगा। पर अगर मैं किसी इन्वेस्टर से कहूं कि आप मुझे कुछ पैसा दे दो और बदले में कंपनी के शेयर ले लो, तो जितने परसेंट इक्विटी मैंने उसको दे दिया उतने परसेंट का वो मालिक हो गया ना भाई। तो ये लोन नहीं है, ये कर्जा नहीं है कि मुझे चुकाने की चिंता है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया उसको कंपनी पे भरोसा था, उतने परसेंट का मालिकाना हक उसको मिल गया। इक्विटी का मतलब यही होता है। तो इक्विटी में एक एडवांटेज ये होता है कि आपको रीपे नहीं करना पड़ रहा, आपको कर्जे की तरह नहीं है, आपको चुकाना नहीं पड़ रहा, बल्कि वो कंपनी में उतना परसेंट हिस्सेदार हो गया, ठीक। तो इक्विटी कैपिटल का एडवांटेज पूछा है। इक्विटी कैपिटल का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी के लोन की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आ रही रीपे करने वाली, वो प्रेशर नहीं आ रहा, पर वो जो पैसा लगाया है वो डिसीजन वगैरह में रोल प्ले कई बार कर जाएगा। जितना ज्यादा शेयर वो लेके बैठेगा उतना उसका रोल बढ़ता चला जाएगा। जैसे आजकल फंडिंग वाली कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने फंडिंग कर रखी है, उतने परसेंट हिस्सेदारी लेके बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो कंपनी है किसी की और शेयर किसी और ने ज्यादा होल्ड कर लिए। मैंने एग्जांपल भी दिया था एनडीटीवी का कि 50% से ऊपर हिस्सेदारी अगर किसी की निकल जाएगी, कल को मालिक बन के बैठ जाएगा।
मेजर शेयर होल्डर अगर हो जाएगा, वो कंपनी का कंट्रोल ले जाएगा। ये एग्जाम्पल भी दिया था एनडीटीवी, क्योंकि तो ताजा न्यूज में चल रहा था। तो इक्विटी कैपिटल का एडवांटेज बता दीजिए। डिविडेंड होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो अपने शेयर होल्डर को, जिन जिन के पास शेयर होंगे उनको डिविडेंड शेयर करती है ना, डिविडेंड पे किया जाता है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में डिविडेंड के लिए जानी जाती है। कई कंपनी गवर्नमेंट की जो डिविडेंड पे करती हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज। तो डिविडेंड का मतलब है भाई, शेयर मार्केट प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी हो, कोल इंडिया में एक एग्जांपल दे रहा हूं, डिविडेंड के लिए जाना जाता है। कई लोग कोल इंडिया का शेयर लेते हैं डिविडेंड के लिए, कि डिविडेंड ही अच्छा खासा मिल जाता है। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है वो बांटती है शेयर होल्डर्स में। क्या वो टैक्स नहीं पड़ता उन पे? बकवास। आप चाहे कैपिटल गेन कर रहे कमा रहे हो, चाहे डिविडेंड का पैसा आ रहा हो, ये आपकी नेट इनकम में जुड़ेगा। कैपिटल गेन का पैसा आ रहा हो, चाहे शेयर बेच के, या आपका डिविडेंड का पैसा आ रहा हो, या आपका नेट उसमें जुड़ेगा, और टैक्स तो कटेगा इस पर। टैक्स डिडक्टेबल क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट टैक्स छोड़ेगी क्या? बच्चे के दूध पर टैक्स अगर लिया जा रहा है तो ये टैक्स छोड़ेंगे क्या? नहीं। पीपीएफ मैंने बताया था, पीपीएफ पे टैक्स नहीं पड़ता। कुछ कुछ चीजें बताई टैक्स, बाकी सब पे टैक्स है। डिविडेंड के पैसे पे टैक्स पड़ता है। इक्विटी होल्डर ग्रेटर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेता है। वो तो डिपेंड करेगा कंपनी परफॉर्म कैसा करेगी। इक्विटी होल्डर एक्सपेक्ट तो करता है कि ज्यादा रिटर्न मुझे मिल जाए, ज्यादा रिस्क ले रहा हूं मैं। इक्विटी होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा रिटर्न मिले क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। इक्विटी होल्डर सोच समझ के ही कंपनी में पैसा लगाएगा, उसी कंपनी में लगाएगा जहां उसको उम्मीद होगी कि मुझे रिटर्न मिलेगा। अगर उसको ऐसा लग रहा हो कि पैसा डूबने के चांस ज्यादा है तो पैसा ज्यादा सेफ खेलेगा, इतना पैसा लगाना नहीं चाहेगा। इक्विटी होल्डर बहुत ज्यादा रिस्क ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। जनरली जब वो पैसा लगाता है तो मान के चलता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या पहले से आप सोचोगे कि पैसा डूब जाएगा, पैसा लगाने चाहोगे? या तो जुआ खेल रहे हो? तो वो तो डिपेंड करेगा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। पर ज्यादातर इन्वेस्टर मान के चलते हैं, कंपनी पर उनको भरोसा होता है, जो रिस्क लेंगे उसको अच्छी रिटर्न मिलेगी। पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये ज्यादा क्लोज है। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रीपेएबल टू द शेयर होल्डर एज दीज आर नॉन रिफंडेबल। अब यहां पर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। आपने किसी से पैसा उठा लिया, बदले में उसको कंपनी के शेयर दे दिए, वो पर्सन आपको दबाव नहीं डाल सकता कि मेरे पैसे वापस करो और शेयर वापस ले लो। मान लो आरोहन में किसी ने 10% इक्विटी ले ली और फंडिंग दिया, अब मुझे वो इस बात को प्रेशराइज नहीं कर सकते मेरे पैसे वापस करके शेयर अपने वापस ले लो, वो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इक्विटी शेयर आर नॉट रिपेएबल, ये एक मेन एडवांटेज है कि उस कैपिटल को लेके आप पे ये प्रेशर तो नहीं आ रहा। उस कैपिटल को लेके ये प्रेशर तो नहीं। हाँ, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा, काम आपका स्मूथली कुछ अफेक्ट हो सकता है, ये सब डिसएडवांटेजेस भी हैं। इक्विटी कैपिटल के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान क्या कि जो मालिक पहले डिसीजन मेकिंग कर रहा था, अब जिसने पैसा लगाया उनका भी रोल आ जाएगा, तो उतना खुल के आप निर्णय नहीं कर पाओगे। अब आरोहन में ही 10 इन्वेस्टर अगर आ जाएं तो जो मैं अभी निर्णय कर पा रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, उनसे सलाह करनी पड़ेगी हर चीज में। कई बार डिफरेंसेस भी होंगे ओपिनियन में। तो एक ये वाला जो स्टेटमेंट है कि अभी ये चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर जारी करने के बाद कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज है, जब आपने इक्विटी शेयर किसी को दे दिए तो कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितना शेयर आपने दे दिया, पैसा ले लिया, उतना कंट्रोल आपका गया। ठीक, बताया हुआ है क्लास में, डिटेल में चर्चा हुई है इसके ऊपर। ये सेम क्वेश्चन देखो पहले भी आया हुआ है, फिर रिपीट है। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा एक फिस्कल वाला, फिस्कल पॉलिसी वाला, वो रिपीट है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग फिस्कल, मतलब वित्तीय, आर्थिक और सोशल कंडीशन डेवलपिंग कंट्री की सुधारना। इनमें कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसका फोकस इस बात पर होता है वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसी देश की सुधारी जाए। अब सोशल, इकोनॉमिक, फिस्कल तीनों वर्ड कह रहा है, तो खाली सोशल नहीं होगा, खाली फिस्कल नहीं होगा। जब फिस्कल, इकोनॉमिक, सोशल तीनों कह दिया तो सोशल की बात आएगी तो सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, इकोनॉमिक पे नहीं करेगा। फिस्कल की बात आएगी तो वित्तीय डेवलपमेंट की बात करेगा, फिर सोशल पे फोकस नहीं करेगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है आंसर, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है भाई। सोशल नहीं होगा, फिस्कल नहीं होगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को भी लेके चल रहे हो, सोशल को भी लेके चल रहे हो, फिस्कल को भी लेके चल रहे हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। ये बनने वाला क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। टफ नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। फिस्कल, इकोनॉमिक जब अलग, सोशल अलग लिख दिया तो ये तो होंगे नहीं, यही बच्चेगा मेन आंसर। और डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात भी कर रहा है, यही आंसर होगा, ये बनना चाहिए था।
इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, ये 2020 का बिल है, ये जो पास हुआ है 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 का है कि जो वर्कर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं विद इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर नहीं, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, 5 ईयर नहीं। कोर्ट में जाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए, ये कभी हो सकता है क्या? कोर्ट में आपको किसी मुद्दे को ले जाना है तो सरकार की परमिशन लेकर जाएंगे? सरकार के पास कोई और काम नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन लेके कोर्ट में जाएंगे तो मतलब ही क्या कोर्ट का? जुडिशरी इंडिपेंडेंट चीज है भाई, तो गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए कोर्ट में जाने के लिए। ये बकवास बात, ये विद इन 5 साल मेरे ऑब्जेक्शन रेज करने का क्या मतलब है? 1 ईयर ड्यूरेशन है ये भी गलत है। फंसते आप इन दो ऑप्शन में, इन दो में अटक जाते। इंडस्ट्रियल बिल वाले में क्या किया है, लेबर कोड, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, कई सारी चीजों को मर्ज करके इसमें ले आए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले आए हैं, कई सारी चीजों को मर्ज करके इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले आए हैं। डी आंसर होगा इसका, पर मैंने कराया नहीं है क्लास में, मैंने नहीं कराया है। इतना अंदर से जाके क्वेश्चन पूछा है, आसान भी नहीं था, 2 ऑप्शन में फंसते इसमें। डी आंसर करेक्ट होगा। वैसे ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला था, ट्रिपल पी कई बार पढ़ाया हुआ है, इसमें जीके करंट अफेयर में भी पढ़े हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़े हुए हैं, बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ट्रिपल पी का क्या मतलब होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रोजेक्ट के टाइप भी बताए थे, उसमें भी बताया था ये किस किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों की भागीदारी, पीपीपी, ये सबका ठीक होगा, इसमें गलती का कोई मतलब भी नहीं है, सभी का ठीक होगा ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफर्ट, अब ये क्वेश्चन बताना जरा, सबको पढ़ाया हुआ है आईसीटी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, सेम लाइन आईसीटी की है ये, और यही पैरा, यही चीज पढ़े मिलेगी उसमें। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पहले भी ईएस में आया हुआ है, आईसीटी में कराया हुआ क्वेश्चन था, तब भी पढ़ाया हुआ था, इस बार भी कराया था। ये सेम लाइन टू लाइन मिलेगा थ्योरी नोट्स में। ई नाम सेम क्वेश्चन है क्लास का, करंट अफेयर लिख दिया है मैंने, पर आईसीटी में कराया था मैंने। ई नाम आईसीटी में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये करंट का पार्ट है, आईसीटी से भी जोड़ सकते हो, करंट से भी जोड़ सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनके लिए 2% इंश्योरेंस, कैश क्रॉप के लिए 5% इंश्योरेंस, इतना प्रीमियम पे करना होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाई थी, और पढ़ाते समय कहा भी था, कई बार पुराने क्वेश्चन स्कीम के पूछ लेता है, कई बार पुराने क्वेश्चन स्कीम के आ जाते हैं, आपको कहा भी था मैंने, पुराना क्वेश्चन है ये फसल बीमा योजना। और देखो एक ही स्कीम का क्वेश्चन ऊपर लिखा है। अब आपको मैंने कृषि सिंचाई योजना पढ़ाया, वो क्वेश्चन है, ये बताया हुआ था, एक ही क्वेश्चन है इंश्योरेंस वाला। ये लिख रहा है कि पहले की जो इंश्योरेंस स्कीम थी उनको मर्ज कर दिया गया था, तो इंश्योरेंस का एक ही ऑप्शन ही है फसल बीमा योजना। ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए था, गलती के चांस नहीं है इसमें। इंश्योरेंस स्कीम मर्जर करके कौन सी नई इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई थी? इंश्योरेंस वाली यही तो है। नॉर्मल क्रॉप्स के लिए 2% प्रीमियम पे करना होगा, कैश क्रॉप जो होती है उनके लिए 5% पे करना होगा। सीधा क्वेश्चन है ये भी, पहले यूपीएससी में भी आ चुका। एक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आना चाहिए था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मैंने कहा था आपसे कि किसी एग्जाम में यूपीएससी पूछेगा, ईएस में नहीं आया, इस बार एएस में आ गया। अभी कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर में करा रहा था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो मैंने कहा था आएगा यूपीएससी किसी एग्जाम में पूछने वाला है, ईएस में नहीं आया, अभी एएस में आया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर अभी कुछ एग्जाम होंगे आगे, उनमें फिर आएगा। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मुझे उससे उम्मीद थी वो भी आ सकता है, पर फसल बीमा योजना वाला पूछा है, क्लास का क्वेश्चन है ये। करंट अफेयर जब मैं स्कीम वगैरह पढ़ा रहा था, कुछ लोग परेशान हो रहे थे, सर इतनी स्कीम कहाँ याद होंगी, पर देखो पुरानी स्कीम पूछा है, क्लास का क्वेश्चन है। ये आ जाओ भाई, पंचशील, पंचशील समझौता, पंचशील के जो नियम हैं इंडिया चाइना के बीच, इंडो चाइना रिलेशन पढ़ाया हुआ है जीके करंट अफेयर में, 2 लेक्चर हैं उसके, सभी ने पढ़ा हुआ है। पंचशील समझौता सबको पढ़ाया हुआ है। इसी को आधार मान के मैंने शिमला समझौता भी कुछ दिन पहले बताया था, पहलगाम वाला जब इशू हुआ है। ये क्लास का क्वेश्चन है सीधा सीधा पंचशील। जीके वाली कॉपी खोलोगे जीके करंट अफेयर, सीधा सीधा मिल जाएगा, और इमेज भी आपको ये वाली मिलेगी। जब मैंने पढ़ाया था तो यही इमेज आपको दिखाई थी, रुक। और मैंने ये भी कहा था कि पूछता है कि पंचशील में क्या नहीं है,
इंडिया चाइना के बीच जो पंचशील समझौता, उसमें पंचशील में क्या नहीं था, नोट आता है एग्जाम में। ये देखो, यही फोटो दिखाई थी, ये वाली, ये पत्थर पे 5 नियम लिखे हुए, कॉपी के अंदर ये इमेज भी होगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल ना देना, शांतिपूर्वक रहना, 5 नियम है, इंडिया चाइना के बीच साइन हुआ था। सीधा सीधा क्लास का क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कह रहे थे सर एग्जाम में तो ओनली करंट अफेयर आएगा, जीके पूछ दिया। अरे भाई सिलेबस ऐसे ही लिखते हैं, ये सिलेबस ऐसे ही लिखते हैं, पूछते ये सब है, सीधा सीधा क्लास का क्वेश्चन है, एक लाइन भी इधर उधर नहीं है इसमें। जीके की कॉपी उठा लो, इंडो चाइना रिलेशन पढ़ाया हुआ है। म्यूचुअल कंटेंशन ये नहीं है इसमें, कंटेंशन का मतलब वैसे भी एग्रेशन है, ये निगेटिव टर्म है, तो ये तो वैसे भी दोस्ती के सिद्धांत में नहीं हो सकता। बाकी सीधी सीधी लिखे ही हुए हैं। ये इक्वलिटी जो वर्ड है, इसकी जगह इक्वल होना चाहिए था, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वल होना चाहिए था, पर ये बी तो बिल्कुल ही गलत है। नॉट पूछा गया था, ये समझौते में बी वाला नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन है क्लास का। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी देखो, फिस्कल पॉलिसी पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट है। मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंकिंग है, जीके करंट अफेयर में पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब पढ़ते हो, ये तो बैंकिंग वाला पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी तो होगा नहीं। ये फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू, फिस्कल पॉलिसी, बजट वगैरह जो पढ़ते हो, पढ़ाया वो क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, क्लास में बताया भी हुआ है। फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग वाला, रेपो रिवर्स रेपो वो सब उसमें पढ़ते हो, आंसर होगा फिस्कल पॉलिसी, सीधा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट की इनकम, ये सीधे जुड़ा हुआ है बजट, फिस्कल पॉलिसी, वित्तीय नीति। क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है, पहले आया भी हुआ है, और सीधा क्वेश्चन है ये सेम स्टेटमेंट आया हुआ है, ये बन जाता। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक ये क्वेश्चन है, देखो भाई ये मैंने क्लास में नहीं कराया हुआ, क्लास में कराया नहीं है, आंसर क्या बनेगा वो बता देता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट एडवांस इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां लेबर सरप्लस है, हमारे पास मानो लेबर ज्यादा है, तो क्या किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। अंडर डेवलप्ड कंट्री में देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल रिसोर्सेस। अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होते हैं वहां कैपिटल की कमी होती है, इसको तो आप गलत नहीं कर सकते, मैंने नहीं कराया, पर मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज है, इसको तो नहीं काट सकते, एलिमिनेशन से देखते हैं बन जाए तो वन को तो हम नहीं काट सकते, वन तो होना ही है, वन वाला होगा ही होगा। मोर एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा अगर हम ऐसी टेक्निक अपनाएंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, इसको भी नहीं काट सकते। तो 1 और 4 तो होना ही है, 1 और 4 होना है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो तो एलिमिनेट हो गए, 1 और 4 को नहीं काट सकते, है ना, तो 1 और 4 नहीं काट सकते, तो ये दोनों गए। अब या तो 1 to 4 लगाओगे या 1 3 4 लगाओगे। इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, जो भी मेरा स्टूडेंट है वो एक चीज समझ गया होगा कि सर कुछ शब्दों पे बड़ा ध्यान देते हैं, बड़ा इंफेसिस देते हैं, जैसे ये टेक्निक क्विकली इंक्रीज कर देगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे एक बार जीएसटी पे क्वेश्चन आया था, कराया था मैंने, कि जीएसटी आने से जल्दी ही इंडिया चाइना को कवर कर पीछे छोड़ देगा। ये जो वर्ड लिखना है ना, ये टेक्निक क्विकली इंक्रीज कर देगी, रातों रात कुछ नहीं बदलता भाई, इकोनॉमिक्स की दुनिया में रातों रात कुछ नहीं बदल जाएगा। ये क्विकली इंक्रीज जो वर्ड यूज कर रहा है यही गलत है। और फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग होगी, बिल्कुल होगी, ये बात सही है। फॉरेन एक्सचेंज वगैरह बताए हुए मैंने क्या मतलब होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन रिजर्व क्यों चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, ये सब बताएं। तो क्विकली इंक्रीज कर देगा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराए हैं, जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन किए उसे ये मालूम है, कुछ वर्ड पे ज्यादा ध्यान देता हूं मैं, सीधे इसी वर्ड पे ध्यान गया मेरा। क्विकली इंक्रीज कर देगा, रातों रात बदल देगा, नहीं भाई। लेबर सरप्लस तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेबर सरप्लस तो ऑलरेडी है, ये हो जा रहा है क्या ऐसा तुरंत ही रातों रात चेंज, तो ये तो नहीं होगा, थर्ड बिल्कुल गलत है, ये सेकंड वाला सही है। अब इसमें भी अभी एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा, सर आपने दिया है 1 to 4 और किसी इंस्टीट्यूट ने दिया है 1 3 4, वो फॉरेन एक्सचेंज को नहीं मान रहे। आप ये सेम क्वेश्चन, अभी एक कोई यूनिवर्सिटी का राइटअप है, यूनिवर्सिटी की बुक है यूनिवर्सिटी की, उसी में सेम एज इट इज आपको मिल जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, सेम पॉइंट मिल जाएगा, ये सेम पॉइंट आपको मिल जाएगा वहां पर। क्लियर है?
भाई चेक करना हो मैं चेक करा देता हूं। आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक सर्च मारोगे, सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अभी मिल जाएगा। पर किसी को ये ना लगे कि जल्दी जल्दी सर ने बता दिया, बात आई गई हो गई, चेक करा देता हूं मैं, क्योंकि अपने में डिस्कशन ज्यादा कर लोगे पर चेक नहीं करोगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉरेन एक्सचेंज सेविंग डाल दो, आ जाएगा। आंसर की कल भी रिलीज कर सकते थे, पर समय लगता है हर चीज में, पूरा समय देकर तब ये डिस्कशन सब होने चाहिए। एक यूनिवर्सिटी देखो, ये रहा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये लिखा डॉक्टर शालिनी चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर ओपन यूनिवर्सिटी, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है सीधा सीधा। ये रहा सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जहां पर भी बच्चों को ये दिक्कत है कि कोई और इंस्टीट्यूट कुछ और दे रहा है, आपने ये बताया, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं जस्टिफाई भी करूं क्यों हम कह रहे हैं इसको। पर स्टेटमेंट से भी मुझे क्विकली वर्ड जो था वही दिमाग में बैठ गया था, क्विकली जो वर्ड था वही दिमाग में बैठा था, और उसी वजह से वो गलत भी हुआ। तो सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज साफ साफ दिया हुआ है भाई, रोजगार जनरेट होंगे, बात सही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सब बात सही है, ठीक। 1 to 4 श्रम सुविधा पोर्टल, इसमें भी एक स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर ये मिसमैच कर रहा है। श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल लेबर जो है ना, उस लेबर सेक्टर जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरीके से, लेबर क्लास इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, इतनी लेबर माइग्रेट कर रही है, प्रॉपर डाटा वगैरह मेंटेन होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो, उनकी शिकायतों को के लिए कोई पोर्टल होना चाहिए। तो श्रम सुविधा पोर्टल जो है उसमें यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने नहीं कराया हुआ है ये, क्योंकि स्टेटमेंट भी अंदर से जाके पूछे हुए हैं, ठीक। इसमें यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, बात सही है। ये जो 72 घंटे में रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, 72 घंटे नहीं 48 घंटे है, ये सेकंड वाला नहीं होगा। एक बच्चे ने जो भेजा कि सर तीनों करेक्ट दिए हैं कहीं पर, तो सेकंड वाला नहीं होगा, ये 48 घंटे होगा, ये 72 की जगह। ऐसे डाटा में यूपीएससी गड़बड़ पहले भी कर चुका है, जैसे अटल टनल का क्वेश्चन आया था कि एक दिन में इसकी क्षमता कितनी है, इतने ट्रक और इतनी कारें एक दिन में पास कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था और वो डाटा गलत दे दिया था। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे घुमाया है, 48 घंटे की बजाय 72 घंटे लिख दिया है। अब सर कंफर्म कर दीजिए सही है गलत है, श्रम सुविधा पोर्टल खोल लो यार, मिल जाएगा। श्रम सुविधा पोर्टल ओपन कर लो, मिल जाएगा सीधा क्वेश्चन। क्योंकि चक्कर क्या है, आप अपने मार्क्स मैच कर रहे होगे, कितने नंबर बन रहे हैं, अब थोड़े थोड़े नंबर से ही कितना रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो जरूरी है कम से कम चेक तो हो जाए। श्रम सुविधा पोर्टल इसी में था, ये देखो ये रहा श्रम सुविधा पोर्टल, ये स्टेटमेंट पढ़ो, ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम वाया कंप्यूटराइज सिस्टम एज पर स्पेशल लिखा है ना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 48 आवर अपलोड हो जानी चाहिए लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा। जूम कर दे इसको, जूम ही नहीं होगा लग रहा है, हाँ ये हो गया, देखो ये लिखा, ये रहा स्टेटमेंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर लेबर इंस्पेक्टर अपलोड करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 48 आवर लेबर इंस्पेक्टर अपलोड करेंगे, यही पूछा है। अपलोडिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट विद इन 48 आवर बाय लेबर इंस्पेक्टर, तो सेकंड गलत है, 1 और 3 करेक्ट है। क्लियर है? कुछ बच्चों के नंबर बढ़ भी जाएंगे, अब कुछ के घट भी सकते हैं, कुछ के बढ़ भी सकते हैं। बाकी मैथ सेप्टिकल सत्यप्रकाश यादव सर ने सारे दे ही दिए हैं। केवल एक आंसर उन्होंने कहा कि मैं ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने बताया कि बच्चों को सर कंफर्म कर दीजिएगा, केवल एक क्वेश्चन था, मैथ सेप्टी वीडियो सत्या सर ने करा दिए हैं, सारे आंसर दे दिए हैं, आरोहन पे अपलोड भी कर दिए हैं, पीडीएफ भी आप सबको दे दी है, टेलीग्राम पे भी दे दिया है, आरोहन पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन था जिसको कह रहे सर मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो ये वाला, तो ये बस आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारा सही था। और हो भी जाता है, देखो कई बार जब लगातार क्वेश्चन करते करते कई बार ध्यान नहीं पड़ता, तो ये वाला केवल था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत थी भी नहीं। BEJQZK, तो गलती से उन्होंने डी बोल दिया था, इसका आंसर बी होना है।
मैथ सेफ्टी 21 क्वेश्चन सत्यप्रकाश यादव सर ने करा दिए थे, केवल एक क्वेश्चन ध्यान ना जाने के कारण डी टिक हो गया था, इसका आंसर बी होना है। तो बस ये करेक्शन कर दिया, लैंग्वेज शायद कहीं ध्यान नहीं गया होगा, बी होना है इसका। ठीक है, तो मैथ सेफ्टी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आंसर की ऑलरेडी दे दिया है, आरोहण पे करा दिया गया। जीएस पार्ट जो बता देता हूं मैं। फिलहाल जो मिसमैच कर रहे थे उसके लिए चिंता ज्यादा थी बच्चों को, सर मिसमैच जो कर रहा है उसको क्या सही माना जाए। एक दो क्वेश्चन जरा ये सेफ्टी वाला देखो, क्वेश्चन आया डायरेक्ट। अच्छा, एक ये सवाल बताना, ये नहीं बनता, एक ये क्वेश्चन आया डिजाइन कैटेगरी का। एलिमिनेशन मेथड जो बताया था मैंने आपको, काफी काम कर गया। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना वो भी फायदा कर गया, और एलिमिनेशन मेथड भी काम कर गया। इसमें कुछ ना पता हो आपको, ये कह रहा है मैकेनिकल डिजाइन कैटेगरी के लिए सही बात बताइए। मैकेनिकल डिजाइन कैटेगरी के लिए सही बात बता दीजिए। ये कह रहा है द पार्ट इज मेड इन स्मॉल क्वांटिटी, टेस्टिंग इज नॉट जस्टिफाइड। अरे भाई टेस्टिंग तो होना ही चाहिए, टेस्टिंग जस्टिफाइड क्यों नहीं होगी? स्मॉल क्वांटिटी में अगर बन रहा है तो टेस्टिंग जस्टिफाइड नहीं है क्या? ये तो सीधे सीधे उल्टा स्टेटमेंट लिख रहा है कि तुम सही करके आओ, जानबूझ के दे रहा है कि भैया इसको गलत मत करो। मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, टेस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 को एलिमिनेट करो, बाकी बाद में देखेंगे। 3 को एलिमिनेट कर दो, इतने से ही बन गया। पर दिया कहां है? लास्ट में दिया है कि लास्ट तक जाते आते बच्चा ध्यान ही ना दे। थर्ड को एलिमिनेट कर दो तो ही बन गया। अब मैं भी तो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड को सिर्फ मेरी नजर इस पे गई कि एक स्टेटमेंट उल्टा पकड़ लो पहले। ये कह रहा है टेस्टिंग इज नॉट जस्टिफाइड, तो इसी को पकड़ के आंसर बन गया। थर्ड एलिमिनेट हो गया, 1 और 2 अपने आप हो गए। ये क्वेश्चन में गलती का मतलब नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें गलती क्या करोगे? अब ये क्वेश्चन है देखो सेफ्टी का। सेफ्टी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और उतना पढ़ने के बाद आराम से समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता, आपसे मैंने कहा था मैन पावर का पार्टिसिपेशन जरूरी है, मोटिवेटेड लोग होने चाहिए, सेफ्टी को रिगार्ड करें, इग्नोर ना करें, अपडेटेड हो, अवेयर हो, यही बताया था। तो कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम इनइफेक्टिव रहेगा जब तक कि ये चीजें ना की जाएं। प्रॉपर सेफ्टी फिलॉसफी होनी चाहिए। क्यों मना करोगे भाई इसको? सेफ्टी फिलॉसफी तो होनी चाहिए, लोगों की समझ इसके बारे में होनी चाहिए। सेफ्टी प्रिंसिपल लोगों को समझाना, इवन फैक्ट्री इंडस्ट्री में लिखे भी रहते हैं सेफ्टी नॉर्म्स। मिसकंसेप्शन एलिमिनेट करना अबाउट द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के जो कॉज होते हैं, मिसकंसेप्शन को एलिमिनेट करना, ये बात भी सही, तीनों बातें सही है। इसमें एक को भी नहीं काट सकते। आपको गलत बात थोड़ी कह रहा है कि आप उसको नलीफाई कर दोगे, ऐसा कोई निगेटिव स्टेटमेंट बोल ही नहीं रहा है कि काटोगे आप। बट सेफ्टी फिलॉसफी होनी चाहिए, होनी चाहिए। सेफ्टी प्रिंसिपल सिखाए जाए, बिल्कुल सिखाए जाए। मिसकंसेप्शन को एलिमिनेट किया जाए, उसको हटाया जाए, बिल्कुल सही चीज है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये यहां से लिया है इन्होंने, हालांकि जनरल क्वेश्चन था, कुछ इसमें ऐसा हाई फाई पूछा नहीं था, यहां से लिया है। सेफ्टी का ये जर्नल से उठाया क्वेश्चन, सेम लाइन आपको इसमें मिल जाएगी। ये सेम लाइन टू लाइन यहीं पे दिया हुआ था। एक मिनट रुको, लाइन टू लाइन ही मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें सेम लाइन है। ये एक राइटअप है, इसी में 20 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। रिक्स के कंसेप्ट के अनुसार ऐसे लिखा हुआ है वहां पे। जहाँ पूरी पूरी थ्योरी ऐसे भरी हुई दी है, वहीं पे लिखा हुआ है रिक्स के अनुसार
ये देखो ये रहा, ये लाइन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू रिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम विल बी इनइफेक्टिव if attempts are made to control accident without first creating a proper safety philosophy, teaching safety principle and eliminating misconception about the cause of accidents. सेम लाइन टू लाइन लिखी हुई है और क्वेश्चन सिंपल भी था, पढ़ के बन भी जाता। ये इसका जर्नल है IOSR, जर्नल ऑफ रिसर्च एंड मेथड इन एजुकेशन, इसका राइटअप है ये, यही से उठाया है सीधा, असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम। एक्चुअल में कई जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट डाटा में भी कई जगह में 2-3 सोर्स में मिल जाएगा, वहां फिलहाल सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइनर प्रॉब्लम इज टू अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द फैक्टर दैट अफेक्ट द फटीग लाइफ। कोर मैकेनिकल का क्वेश्चन है, उन लोगों को हेल्प करेगा। ईसी के लिए टफ रहा होगा, एसी इलेक्ट्रिकल के लिए टफ है, कोर मैकेनिकल वालों के लिए ठीक है। तीनों आंसर होंगे, मैकेनिकल टीचर ने जो बताया है मुझे वो ये कि तीनों ठीक है, 1 2 3 ऑल करेक्ट। ये 1 2 3 ऑल करेक्ट मैकेनिकल वाले बता पाएंगे, उन्होंने जो आंसर दिया है 1 2 3 ये सब हो गए। एक सेकेंड, ये हो गया, टेस्टिंग वाला हो गया, 99 98 ये हो गए। अब अगला क्वेश्चन, ये ड्राइंग वगैरह के आप देख लेना, मार्क कर दिए टीचर ने जो बताए, ड्राइंग वाले आप चेक कर लेना। बाकी जो मेड से रिलेटेड है और मैं बता देता हूं। मैकेनिकल का एक ये क्वेश्चन था, सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल एलिमेंट, मैकेनिकल टीचर ने जो बताया वो ये 24-13 ये दिया है। सीधे आ जाते हैं जो मेरे वाले और क्वेश्चन है, ये भी देखो। एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन ये भी आया, नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, 1000 बार पढ़ाया वो क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। स्पेलिंग ठीक कर लेना, वो प्रिंटिंग एरर है, वो लिखना बेसिकली यही चाह रहे हैं। सारे पढ़ाए हुए हैं, इटाई आउच आउच भी कहते हैं कैडमियम से, मीनामाटा मरकरी से, ये एक्सेसिव फ्लोरीन, ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथैमोग्लोबिनोमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैमोग्लोबिनोमिया नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है, यही आंसर है, कराया हुआ है क्लास में। अब मुझे बताओ, क्या 45 क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट है, वो नहीं मिल रहा है क्या? तो 80+ का स्कोर आ सकता था इसमें, टफ क्वेश्चन ना करते, जरूरत क्या थी। 80% प्रॉब्लम मैकेनिकल कंपोनेंट में किसके कारण हो जाती है, ये हर किसी से बन जाएगा, चाहे मैकेनिकल वाला नहीं भी होगा ना तो भी ये फटीग फेलियर सबसे बनेगा। मैकेनिकल वाला नहीं भी होगा, ये शब्द सुन के दिमाग पक गया होगा सबका, ये हर किसी से बनने वाला क्वेश्चन है, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं करेगा, इतना पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच वालों को भी पता होगा ये, इसमें गलती कोई नहीं करता। जैसे एक रेजिलियंस वाला क्वेश्चन है मटेरियल साइंस का, मतलब मुझे तक उसका आंसर पता है जबकि मेरा मटेरियल साइंस फील्ड नहीं है, पहले आया भी हुआ क्वेश्चन है, वो किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ है। TQM शुरू में आपको बताया हुआ था, 6 सिग्मा, TQM, TPM, हर बार बोलता हूं 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन के चांस बहुत रहते हैं। 6 सिग्मा, TQM, TPM, PERT, CPM, ये सब क्वेश्चन आते हैं। SWOT एनालिसिस है ना, 3 क्वेश्चन इस बार आ गए। देखो TQM पे ही पूछा, 6 सिग्मा भी पूछा है और आपको SWOT एनालिसिस भी पूछा है। तो TQM वाला जो क्वेश्चन है, सीधी सीधी लाइन आंसर है, इट एडवोकेट अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल वेयर अथॉरिटीज पुश एज फार डाउन एज पॉसिबल। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको मैंने उसमें भी दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं, इस पे काफी क्वेश्चन TQM पे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल वेयर अथॉरिटीज पुश, इसी लाइन, इसी को फोकस करना, लास्ट लाइन को, अथॉरिटीज पुश्ड एज फार डाउन एज पॉसिबल, इसका आंसर यही छुपा हुआ है इसी में। अथॉरिटी इज पुश्ड एज फार डाउन एज पॉसिबल। 6 सिग्मा कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। DMAIC या DMADV दोनों वर्ड में पहला DMA का मतलब क्या है, डिफाइन मेजर एनालाइज, डिफाइन मेजर एनालाइज। 6 सिग्मा की जो PDF मैंने आपको दी है, रामबाण है वो। 6 सिग्मा पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे बाहर नहीं जाता, दिखाया था मैंने, रुको एक मिनट, यहाँ पे थी 6 सिग्मा, मैंने आपको बना के एक राइटअप दिया हुआ है, देखो ये रहा, आरोहन पे पड़ा हुआ है, इसका राइटअप मैंने आपको दिया हुआ है और सबने पढ़ाया होगा। 6 सिग्मा जिसने भी पढ़ाया होगा, ये वर्ड पढ़ाए बिना बात नहीं बनी होगी। ये रहा TMAIC DMADV, शुरू में ही है, स्टार्टिंग का लेटर क्या है,
डिफाइन, मेजर, एनालाइज। डिफाइन, मेजर, एनालाइज टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ है, बताया भी 50 बार बताई चीजें। ये टेस्ट सीरीज उठा के देखो कि वहां भी कराया हुआ है, पीडीएफ में दिया भी है मैंने, तो ये भी गलत नहीं होगा। ये सब पता नहीं क्या पूछा है, ये बनता भी नहीं। कोई क्लेम कर रहा हो पढ़ाया है, भाई पता नहीं किसने पढ़ाया है, मुझे नहीं पता। कंट्रोल चार्ट में फार्मूला मैंने नहीं कराया, सब स्टैंड क्वालिटी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराया था। तो ये फार्मूला कंट्रोल चार्ट का फैकल्टी ने ये आंसर बताया हुआ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या पूछा है ये। एक ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, ए और बी में कंफ्यूजन है, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। इसका आंसर मैंने कुछ नहीं दिया। अब यूपीएससी क्या देगा तभी पता चलेगा, यूपीएससी क्या देगा वहीं से मालूम चलेगा। मैंने फिलहाल इसका कोई आंसर नहीं दिया है। अननेसेसरी सब अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है कि सब में जबरदस्ती आंसर देना है, ठीक है। 6 सिग्मा वाला बन जाता। एक क्वेश्चन आपका ये इलास्टोमरिक कनेक्टर, किसी ने अगर पढ़ाया होगा क्लास में तो भाई पॉल ऑक्टोपस की तरह वो जानकार व्यक्ति होगा, कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये क्वेश्चन पढ़ा के भेजा गया हो तो क्लास का क्वेश्चन कोई क्लेम करी क्लास में कराया, मैंने नहीं, मैंने टच भी नहीं किया कहीं। मुझे लगता है आरोहण पे किसी ने भी नहीं कराया होगा। ये टाइम और टेम्परेचर आंसर है पर आरोहण पर भी नहीं कराया गया ये इलास्टोमरिक कनेक्टर। एक ये क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर जो कंज्यूमर के परसेप्शन को प्रभावित करता है सर्विस क्वालिटी के बारे में। इंटरनल फैक्टर वो जो कस्टमर परसेप्शन को प्रभावित करता है सर्विस क्वालिटी के बारे में। कंपनी के एम्प्लॉई अगर मोटिवेटेड होंगे तो कस्टमर का फेथ कंपनी पे बढ़ता है। ये लाइन पहले भी आई हुई है ईएस के पेपर में, ये पहले भी आया हुआ है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय होने चाहिए। ईएस में पहले आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कराया भी है। तो 4 तो होना ही होना है। सोशल वैल्यूज, लाइफस्टाइल का बदलाव, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये होगा नहीं। तो 4 तो करेक्ट है और थर्ड होना नहीं है। 4 सही है और थर्ड होना नहीं है, तो 4 सही है तो बी और सी में से होना चाहिए। बाकी दोनों में से देखें, ये मैंने सोचा कई तरीके से, पर इसमें एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट ये तो कंपनी की इंटरनल चीज है। कस्टमर इससे कंसर्न कैसे रहेगा, क्या वो कोई चीज लेने जा रहा है सारी रिपोर्ट पढ़ के जा रहा है क्या, इसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, ये तो इंटरनल चीज है जो कंपनी को इंटरनली पता रहेगी। कस्टमर थोड़ी जनरली रिपोर्ट देख के जाता है। तो इस पे और इस पे, इन दोनों में मुझे डाउट है। नॉलेज एक्सप्लोजन का मतलब अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का मिलना। नॉलेज एक्सप्लोजन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का मिलना, अवेयरनेस। तो ये तो ठीक लग रहा है। सेकंड वाले पे इन दोनों में डाउट है मुझे। ये सेकंड वाले में क्या कहना चाह रहा है मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं कि इसको कस्टमर से कैसे जोड़ रहा है। क्या कस्टमर रिपोर्ट पढ़े हर कस्टमर इतना अवेयर है कि रिपोर्ट सारी जान रहा है? ये तो इंटरनल चीज है कंपनी की, ये कंपनी की इंटरनल चीज है, पर वो कह रहा है कि कस्टमर के परसेप्शन को प्रभावित करती हो। रिपोर्ट में बहुत सारा डाटा प्रभावित कर भी सकता है। तो इसलिए मैंने 1 और 2 पे स्टार लगाया हुआ है। इन दोनों में से क्या लेके चलेगा मुझे नहीं पता। 1% में डाउट है तो मैं उस पर आंसर नहीं कर रहा हूं यहां पर। इन दोनों में से कोई एक लेगा। वो 2 एलिमिनेट हो गए, वो ठीक है। इन दोनों में से क्या सोच के टिक करेगा यूपीएससी जाने। अननेसेसरी हर चीज आंसर करने की जल्दी नहीं है कि सब कुछ बताना है बस। जहां डाउट है मैं खुद ही कह रहा हूं मुझे भी डाउट है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पहले प्री प्रोडक्शन स्टेज में प्लानिंग आएगा। प्लानिंग तो शुरुआती स्टेज है ना, प्लानिंग शुरुआती स्टेज है। ये सीधा क्वेश्चन है क्लास का। प्री प्रोडक्शन के पहले प्लानिंग तो बिल्कुल पहले की स्टेज है। प्लान क्यों नहीं आएगा इसमें? प्लानिंग आंसर होगा मेरे हिसाब से। प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है। डेली कस्टमर कंप्लेंट इन अ होटल, फैकल्टी ने बताया सी चार्ट, और ऑन द फैकल्टी ने जो आंसर दिया सी चार्ट दिया है। स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन है। ये चार्ट वगैरह मेरा इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट पढ़ाता हूं मैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं कराया ये 100+ रिलायबिलिटी नंबर इन सैम्पलिंग। रिलायबिलिटी नंबर इन सैम्पलिंग 100 से ऊपर तो हो नहीं सकता, 100 माइनस ही होगा। 100 माइनस होगा और परसेंटेज में होता है तो ये बनेगा। 100+ नहीं हो सकता ना। ये सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन था, आपको ना भी पता हो,
पर आपको ये मालूम है कि सैम्पलिंग रिलायबिलिटी की बात कर रहा है, 100 प्लस तो नहीं हो सकता, 100 से नीचे नीचे रहना है, तो दो ही ऑप्शन है, 100 माइनस और प्लस 100 नहीं, परसेंटेज में होगा तो इंटू 100 होगा। मैं तो इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं ये सिंपल इतने फार्मूले पढ़ते उससे भी आंसर सोच सकते थे। जितने फार्मूले पढ़ते हो ना, अभी क्वेश्चन देखोगे तब भी दिमाग में आएगा कि 100 प्लस तो नहीं जाएगा, होगा माइनस ही, बचे दो, उसमें भी परसेंटेज होना चाहिए। ये सब एप्टी हो गया। तो फिलहाल मेरे वाले सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर, एथिक्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब बता ही दिए। और देख लेते हैं कहीं कुछ है तो। मेन तो जो एम्बिग्युइटी थी, आंसर जहां मिसमैच कर रहे थे, वो आपको क्लियर हो गया। सोर्स मैंने बता भी दिए कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हर बार इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट जो आंसर डिफर करता है, तो अभी क्या मान के चलोगे, क्योंकि मेंस की तैयारी पहले प्री इससे समझ आए स्कोर कितना बन रहा है तभी मेंस प्लान करोगे। अब कुछ आंसर किसी के नंबर बढ़ जाएंगे तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सब बता दिए हैं, ये सब बता दिया। एक सेकेंड, ये भी सब हो गया। एथिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एक ये क्वेश्चन है, a layout which is designed in such a way that entire process of, देखो इस लाइन को पढ़ो, entire process of receiving रॉ मटेरियल रिसीव करना, प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटवर्ड मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स का क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेआउट होना चाहिए। मेरे अनुसार ट्रांसपोर्ट लेआउट होना चाहिए इसका आंसर। लॉजिस्टिक वेयर हाउस की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेआउट। ये सब भी हो गए। आईपीआर बता दिया। कुछ ये क्वेश्चन आए हैं देखो आईसीटी के, जैसे कि मैंने बताया आईसीटी में ज्यादा कुछ बनता नहीं, किसी ने भी कराया हो डाउट है मुझे। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टाइम टू परफॉर्म सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन एवरेज केस एज वेल एज वर्स्ट केस बाय यूजिंग एवीएल ट्री। लग रहा है सीएसआईटी पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी नहीं है ईएस में, क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से एवीएल ट्री बताओ। किसी ने भी नहीं कराया होगा और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, टीचर कहां से उतनी चीजें करा देगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा देगा क्या? इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है, वो एब्सर्ड पूछ रहा है और वो इसलिए पूछ रहा है भाई मत करो इसको, सारे क्वेश्चन इजी कर देगा तो कट ऑफ जीएस में लोग 150 नंबर स्कोर करने लग जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया है कि भाई मत करो, तो नहीं करना था, अननेसेसरी अटेम्प्ट क्यों करने बैठ गए, इनको नहीं करना चाहिए था। मैंने 2 दिन पहले भी समझा के भेजा था, आता क्या है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना। अगर ये समझ आ जाए क्या नहीं करना तो भी फायदा मिल जाएगा, उतने नंबर बच जाएंगे। तो 0 लॉग इन ये आंसर है वैसे, पर ये कराया किसी ने होगा नहीं, जरूरत भी नहीं थी। जैकमैन फ्रेमवर्क, ये फोर्जा मॉडल जो है इसकी फुल फॉर्म ही होता है फॉरेंसिक जैकमैन फ्रेमवर्क। फोर्जा मॉडल फॉरेंसिक जैकमैन फ्रेमवर्क इसके फुल फॉर्म का ही नाम है, पर ये कोई पढ़ा के भेजा हो, मैंने नहीं कराया, फिलहाल मैंने नहीं कराया, किसी ने कराया तो भाई इनको अप्रिशिएट करने की बात है, मैंने नहीं कराया, कराऊंगा भी नहीं। पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ने बैठ जाओगे। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, जैसे ई गवर्नेंस में क्वेश्चन है, ई नाम का क्वेश्चन आया, ये सब एक्सपेक्टेड है बन जाएगा। इक्विवोकल फॉरेंसिक एनालिसिस, जिसमें कंक्लूजन रिगार्डिंग द फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस स्टिल ओपन टू इंटरप्रिटेशन, क्लास में नहीं कराया, फॉरेंसिक एनालिसिस क्लास का नहीं है। आंसर फिलहाल ये स्टिल ओपन टू इंटरप्रिटेशन। भाई ये तो एलिमिनेट हो जाता, एंड ऑफ इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकता था, बाकी सोच सकते थे, पर इसको मैं नहीं मानता, मैंने कराया नहीं है तो मैं इसको क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। सोच पाया तो हुआ होगा, नहीं तो नहीं भी बना होगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब होता है? वेबसाइट में मैलिशियस कोड डाल देना, दूसरी वेबसाइट को अफेक्ट कर देना। एग्जीक्यूट अ मैलिशियस कोड ऑन अनदर सिस्टम थ्रू एन इंटरमीडिएट वेब एप्लीकेशन।
तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये सब गंदे क्वेश्चन है। सिविल मैकेनिकल को तो हवा भी लगेगी क्या पूछा है ये। और आईसीटी 100 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, फिर टेक्निकल कब पढ़ोगे। और इसको देखकर आईसीटी ज्यादा मत पढ़ने बैठ जाना। आईसीटी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बनेंगे इस तरीके के। ये लॉग इन लॉग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से पूछ रहा है, लॉग इन लॉग आंसर है, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ये नहीं करना चाहिए था। ये बन सकता था, कई बार आ चुका है। गेटवे इंटरफेस, सीजीआई, ये कई बार आ चुका है गेटवे वाला क्वेश्चन। 17 से 24 तक में 2 बार लगभग रिपीट हुआ है ये। गेटवे प्रोग्राम फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बन जाता। रिपीट भी है, ये पहले आ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है, डॉस अटैक टारगा वारगा नहीं करना चाहिए था, ये सीधे छोड़ देना था, जरूरत ही नहीं थी करने की। नूप हार्डनेस नंबर, मटेरियल साइंस। अब भाई टीचर की महानता पे है, किस टीचर को पहले से पता है नूप हार्डनेस नंबर जीएस में। टेक्निकल में पढ़ते होगे, नॉन टेक में कराया हो मुझे नहीं पता। आंसर फिलहाल ये है P/L²C। एक ये न्यूमेरिकल आया हुआ है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी मटेरियल साइंस। तो जो टीचरों ने आंसर दिए हैं वो बता दे रहा हूं मैं आपको, मेरा एरिया नहीं है, जो मेरे टॉपिक हैं वो बता देता हूं। प्रीवियस ईयर करके बड़ा फायदा मिला इस बार, जो प्रीवियस ईयर लगा है वहां से रिपीटेशन है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकोनॉमी का क्वेश्चन है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मानो, पर ये फार्मूला इसका ये होता है, कराया किसी ने होगा नहीं। ये कर्व वगैरह किसी ने कराए नहीं होंगे, तो इकोनॉमी 80 घंटे पढ़ना लग जाएगा। अगर इकोनॉमी पढ़ने बैठ गए कर्व वगैरह सारे, तो 70-80 घंटे इकोनॉमी ले जाएगी। सिविल सर्विसेज में जितना इकोनॉमी आता है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिए हैं कि मत करो। अब ये क्वेश्चन है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस मैंने पढ़ाया हुआ क्या होता है, फार्मूला पूछ रहा है, ना करते। आंसर ये होगा पर मत करते भाई, छोड़ देते। निगेटिव करने का क्या मतलब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अवेलेबल टू एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाई, ये भी नहीं कराया होगा किसी ने, ये भी किसी ने नहीं कराया होगा। पहले से क्या पता है पूछेगा, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, ये सब नहीं, जनरल क्वेश्चन नहीं कराया कोई। आंसर ये होगा, पर ये कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, ये पढ़ाया हुआ है, ये कराया हुआ है मैंने। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कराया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने बताया हुआ, स्वॉट एनालिसिस डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। फुल फॉर्म जो पढ़ाया, फुल फॉर्म डिटेल में पढ़ाया है मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये नागराजन की थ्योरी से पढ़ाया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, स्वॉट एनालिसिस, सेम क्वेश्चन, गलती का कोई गुंजाइश नहीं। ये देखो 2 बार आ चुका है ये, इसमें प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ये फिर रिपीट किया है। टाइम, कॉस्ट और स्कोप, एसेट्स एंड रीजन में भी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। टाइम, कॉस्ट और स्कोप तो कंस्ट्रेंट है ही किसी भी प्रोजेक्ट में, क्वालिटी वर्ड यहां पर नहीं होगा। सीधा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब जो रिपीट हो रहा है वो तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। बूट लैगिंग का क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये तो रिपीटेड है। 6 सिग्मा है, ये सब बन जाने चाहिए थे। अब जो इनमें गलती कर गया होगा वहां दिक्कत हुई होगी, और इसीलिए मैंने 17 से 24 तक के पेपर भी सारे सॉल्व करवाए थे दोबारा से। ये एक आपका न्यूमेरिकल है, इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.6%, टीचर ने आंसर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट ऑफ एक्टिविटीज स्पेयर टाइम अवेलेबल एक्टिविटी, इफ दैट एक्टिविटी स्टार्टेड एज लेट एज पॉसिबल, फिनिश्ड। इंडिपेंडेंट फ्लोट आंसर होता है बी, इंडिपेंडेंट फ्लोट बी आंसर होगा। कौन सा फेज टेस्टिंग एंड फाइनल स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए इसका, इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल कंपनीज, ये वाला क्वेश्चन आईसीटी का बन जाता, क्योंकि इथरनेट क्या होता है पढ़ाया हुआ है, इंटरनेट क्या है पढ़ाया हुआ है। ये कह रहा है कोई एक्सटर्नल कंपनी, कोई पर्टिकुलर कंपनी का कोई डाटा देख, कोई इंफॉर्मेशन देखना चाह रही है, तो इथरनेट इंटरनेट से तो मतलब नहीं इस बात का, एक्स्ट्रानेट वर्ड होता है इसके लिए। इथरनेट पढ़ाया हुआ है, इंटरनेट पढ़ाया हुआ है, एक्स्ट्रानेट वर्ड होगा इसका। फाइबरनेट का भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर उस चीज से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ए बी और डी का कोई लिंक ही नहीं है उससे, एक्स्ट्रानेट आंसर होगा। ये बनना चाहिए था क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बनना चाहिए था, उनको काउंट कर लो। 45-50 के बीच क्वेश्चन डायरेक्ट जो बन सकते थे, 50 भी मान लो, 4-5 और नहीं हुए होंगे, नहीं याद आया होगा। काट कूट के 45 भी अगर सही बनता है, 80 से 90 के बीच ठीक स्कोर है, 80+ सब स्कोर ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसने फायरवॉल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आईसीटी का फायरवॉल का। ए सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बिटवीन ए ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क।
ये फायरवॉल का क्वेश्चन है। फायरवॉल के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, पेरीमीटर फायरवॉल करके कुछ है, ये आंसर होगा पेरीमीटर वाला। फायरवॉल का क्वेश्चन है ये। फायरवॉल डायरेक्ट पूछता तो एक लाइन में बना देते आप, पर डायरेक्ट फायरवॉल वर्ड यूज नहीं किया इसने, पेरीमीटर वर्ड यूज किया है, इसलिए आपके लिए टफ हो गया। फायरवॉल पढ़ाया हुआ है पर फायरवॉल ना यूज करके पेरीमीटर वर्ड से पूछा हुआ है अंदर से, इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया ये। कोई क्लेम करे कि भाई बन जाता डायरेक्ट क्वेश्चन, कैसे पता रहेगा फायरवॉल का है? टीचर आपको बाद में बता रहा है, उस समय कैसे पता? तो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन फायरवॉल का ही था। टफ इसलिए क्योंकि नाम बदल के पूछा है। ये 30% है न्यूमेरिकल आपका। ये क्वेश्चन देखो, ये पहले भी आया हुआ है, ये पहले भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन कहीं आया हुआ है। ईएस में था कि नहीं, शायद ईएस में या किसी और एग्जाम में देखा है मैंने, सेम क्वेश्चन, सेम लाइन टू लाइन किसी एग्जाम में आया था ये, रेजिलियंस। और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बनना चाहिए था, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी साइंस बैकग्राउंड का ना गलत नहीं करेगा। अरे मुझे इतने साल हो गए पढ़े हुए, बेसिक साइंस का क्वेश्चन, वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबको पता है ये। इसमें गलती तो मुझे खुद बता, इसमें गलती कोई भी नहीं कर सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी हाल फिलहाल में भी कहीं प्रीवियस ईयर में कराया था मैंने, कि कोई एग्जाम के क्वेश्चन में भी कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें गलती का मतलब नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कोचिंग की भी जरूरत नहीं थी यार कि कोई कोचिंग इसको कराएगा, पर लगभग हर किसी का सही होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मुझे लगता नहीं यहां गलती करेगा कोई। बाकी इसका तो टीचर ने बताया, सीमेंटेशन बताया हुआ है, सॉल्युबिलिटी, और ये पॉलीमर का क्वेश्चन, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पॉलीमर, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पॉलीमर, ये एज डिसलोकेशन। ठीक है, अब इससे मिला लीजिएगा किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, पता लग जाएगा कितना स्कोर आ रहा है। बाकी कल से ईएससी 2026 का बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है फरवरी में ही होना है। डेली आरोहण पे 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेगी, 1.5 से 2 घंटे। कल से स्टार्ट हो रहा है, पहला सब्जेक्ट एप्टीट्यूड शुरू करा रहे हैं। एप्टीट्यूड की जो क्लास होगी 9:30 मॉर्निंग लाइव, और लाइव के आधे घंटे बाद क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाती है। तो 2026 का जो बैच है आरोहण का, या 2025 वाला बैच है, जो भी क्लासेस अभी चलेंगी, 25 वाले को भी एक्सेस दिया जाएगा, 26 को तो रहेगा ही। और 25 वाला जो कंटेंट लास्ट ईयर कराया था, वो प्रीवियस ईयर बैच का डाटा 26 वाले के लिए भी अवेलेबल रहेगा, लाइव भी। मतलब दोनों बैच का डाटा जो हो चुका है वो भी, जो नया लाइव में होगा वो भी, दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा। और अनलिमिटेड वॉच टाइम, कोई कितनी बार भी देख सकता है वीडियो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोबाइल पे भी, ऐप पे भी, लैपटॉप सब पे चलता है। तो पहला जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सत्य प्रकाश यादव सर, 9:30 AM लाइव एप्टीट्यूड। ठीक है, जीएस में मेरी क्लासेस कुछ टाइम के बाद शुरू होंगी, क्योंकि अभी जो मैं क्लासेस कराऊंगा, 1 जुलाई में एग्जाम है DFCCIL, और वो DFCCIL वाला, उसमें आपका एक टॉपिक आना है अबाउट DFCCIL रेलवे। तो जो मैंने आपसे कमिट किया था 2-3 क्लासेस में कराऊंगा, पहले वो कवर कर देता हूं। उसके बाद राजस्थान RPSC वाले बच्चों से जो कमिट किया है, थोड़ा बहुत राजस्थान का लोकल करा दिया जाए। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद शुरू करूंगा। पहला सब्जेक्ट मैं जो कराऊंगा वो एनवायरमेंट या एथिक्स में से कोई एक होगा। पहला सब्जेक्ट एनवायरमेंट या एथिक्स में से कोई होगा। एनवायरमेंट पहले होगा तो फिर एथिक्स बाद में कराऊंगा, एथिक्स पहले कराऊंगा तो एनवायरमेंट बाद में होगा। मेरे शुरू के 2 सब्जेक्ट ये रहेंगे। और सत्यप्रकाश यादव सर जो करा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं। ये जब खत्म होगा फिर मैथ्स कराएंगे सब कुछ। टॉपिक ज्यादा से ज्यादा होंगे, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। 1% भी लग रहा है आएगा तो कराया जाएगा। पेशेंस रखना है। कंटेंट मुझे लगता नहीं आरोहण से ज्यादा कोई नॉन-टेक में कराने वाला है, ना पहले ना अब। पहले भी चेक कर सकते हैं कितना कंटेंट हुआ था, आरोहण से ज्यादा कोई नहीं कराएगा। और दूसरी बात, कंटेंट ज्यादा कराना मतलब नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। भाई जब मेहनत से कराया हुआ है तभी नोट से मैच करा पा रहे हैं, चेक करा पा रहे हैं लाइन टू लाइन। तो एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कंटेंट कराने की बात है। एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा सत्यप्रकाश यादव सर का, मेरा वाला एनवायरमेंट एथिक्स। मेरी जो क्लास शुरू होंगी वो 6:30 PM इवनिंग चलेंगी। मेरी क्लास 6:30 PM शाम में रहेंगी। सत्या सर की जो क्लास है अभी एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं, और 20 दिसंबर तक मेरा टारगेट है खत्म कर देंगे। 2-2 घंटे रेगुलर क्लास कराएं और 20 दिसंबर तक हम खत्म कर देंगे। टेस्ट सीरीज इस बार इस कोर्स में ऐड रहेगा। टेस्ट सीरीज जो कराई जाएगी कोर्स के अंदर ही इंक्लूड रहेगा, और पुरानी टेस्ट सीरीज जो अभी 2025 वाली टेस्ट सीरीज है वो भी दे दिया गया है। 2025 वाली टेस्ट सीरीज जो अभी खत्म हुई है वो एक्सेस भी दे दिया जा रहा है। 2024 वाली टेस्ट सीरीज भी दे दी जा रही है।
और जो नहीं बनेगी वो भी बैच के अंदर रहेगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, अलग से भी रहेगा, बैच के अंदर भी रहेगा। किसी को बैच के साथ करना, अलग से करना, दोनों ऑप्शन रहेंगे। 24-25 वाली टेस्ट सीरीज हम ऐड कर दे रहे हैं पहले से, और 26 वाली दोनों के अंदर रहेगी इंक्लूड। ठीक है, अलग से भी रहेगा, बैच के अंदर भी रहेगा। तो जितना आरोहण के एंड से मैक्सिमम हो सकता है वो सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लाइव में मैक्सिमम सब्जेक्ट 10 में से कम 8-9 सब्जेक्ट लाइव होंगे। एक आध कोई सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़े, और वो करना पड़ेगा तो स्टैटिक वाला, जिसमें कोई अपडेशन ना होता हो। रिकॉर्डिंग एक आध करनी भी पड़े कोई सब्जेक्ट, तो वो वाला होगा जो बिल्कुल स्टैटिक होगा, जहां कोई अपडेशन नहीं होता हो। ठीक, क्योंकि टाइम के हिसाब से बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट है, एथिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो सारे तो होने ही है। एक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी पहले से कमिट नहीं कर रहा हूं, टाइम अगर अलाउ करेगा तो या तो मैं कराऊंगा, नहीं तो आरोहण टीम के जो बाकी टीचर वो कराएंगे। पहले से कमिट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इसमें आपको देखो लाइव में इन्वायरमेंट कराना ही है, बड़ा सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में धूम मचा रहा है इस समय, क्वेश्चन आ रहा है और बन रहा है आराम से। एथिक्स कराना है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराना है मुझे, आईसीटी कराना है, जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी ये कराना है, फिर सेफ्टी तो अभी जल्दी पढ़ाया था, कहोगे तो दोबारा करा देंगे, पर सेफ्टी में कुछ बदलेगा नहीं। सेफ्टी 6-7 लेक्चर कराए थे, जल्दी पढ़ाया हुआ, यूपीपीएससी यही में भी आया, आपके लिए भी कराया था। चाहे तो रिकॉर्डिंग से करना या मैं दोबारा से करा दूंगा सेफ्टी, टाइम बचेगा तो कुछ और चीजें ऐड कर दूंगा। सेफ्टी हालांकि भी जल्दी कराया था, तो ये तो कराना ही है। और अगर टाइम पे मैं पूरा ये कर देता हूं तो स्टैंडर्ड क्वालिटी कोशिश करूंगा करा दूं, या कुछ टॉपिक इसके मैं करा दूं, बाकी दूसरे टीचर करा दें। स्टैंडर्ड क्वालिटी में एक्चुअल में कुछ कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, कुछ मैकेनिकल का टॉपिक है, तो इसमें 2-3 टीचर मिलकर कराएंगे इस बार। जैसे 6 सिग्मा, TQM, TPM ये मैं करा दूंगा, परेटो प्रिंसिपल। और जो मैकेनिकल सिविल के कुछ टॉपिक हैं वो कोर फैकल्टी मैकेनिकल सिविल वाले करा देंगे, तब ये सब्जेक्ट आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो इसकी अप्रोच थोड़ी सी और बदलेंगे, कुछ मैं जरूर कराऊंगा, कुछ मैकेनिकल सिविल के टीचर ऐड कर देंगे। ठीक, तो इतना सारा तो वैसे ही होना है लाइव में, तो बाकी वो चिंता आप ना करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आरोहण पे रहेगा ही। एक चीज एश्योर कर सकता हूं कि जितना यहां होगा उससे ज्यादा कोई नहीं कराने वाला, इतना बोल सकता हूं बस। बाकी जिसको ठीक लगे करे, जो सिंसियर स्टूडेंट है भाई वो देख ले क्या वर्थ है नहीं है, पेपर हो गया सबके सामने, क्या आया क्या नहीं आया, कुछ हिडन चीज तो है नहीं इसमें। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। ओरिएंटेशन सेशन कर लूंगा मैं, ओरिएंटेशन कम से कम 1.5 घंटे का होता है, जहां A to Z सारी चीजें बताता हूं कि डे 1 से तैयारी शुरू कैसे करनी है। लगभग 1.5 घंटा लगता है, पूरी चीजें फिर से बताऊंगा, हमेशा पहली क्लास में बताता हूं मैं। तो 9:30 मॉर्निंग FT की क्लास है, ओरिएंटेशन सेशन इवनिंग में लूंगा मैं 6:30 पर। और यूट्यूब में जो बैच के लिंक विंक है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 6 सिग्मा तो कराया है, NRS 6 सिग्मा, TQM ये सब तो बोले हुए हैं, टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके फोल्डर में दिए हैं वो भी दिए हैं मैंने। 6 सिग्मा, TQM ये सब तो दिया हुआ है। मैथमेटिकल मॉडल ना करते भाई, मैं तो मना कर रहा हूं, मैथमेटिकल मॉडल ना करते। साइंस स्टैंडर्ड क्वालिटी में मैथमेटिकल मॉडल वाला क्वेश्चन शायद ही किसी ने कराए होंगे, तो उनको ना भी करते कोई जरूरत नहीं थी, जितना करने वाला पेपर है उतना ही बहुत था। इन्वायरमेंट कोशिश करूंगा, अभिज्ञान बड़ा सब्जेक्ट है। अरे कल मैं ओरिएंटेशन में सारा डिटेल में बताऊंगा, ओरिएंटेशन कल देख लेना, ओरिएंटेशन से बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कैसे स्टार्ट करना है। तब कई लोगों को लग रहा है एग्जाम में टाइम कम है, क्या अप्रोच रखें, कल सारा कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।